अच्छा जी, ये लेक्चर 66 हमारा पिछला लेक्चर जो था, इसके अंदर हमने क्वालिटी एंटरप्राइजेज़ वाला क्वेश्चन किया था। तो इस क्वेश्चन में कोई मसला है भाई तो बताओ, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? हो गया था, चले। अच्छा जी, अब आज मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं कोई फुल फ्लेज क्वेश्चन जो है वो आज आपको बड़े वाला ना कराऊँ, बल्कि एक तो मैं वो अमीन इंडस्ट्रीज़ वाला क्वेश्चन जो आपको दिया था, ठीक है, लेकिन आप टिक तो बहरहाल करते जाएंगे। अभी बुक इंशाल्लाह, बुक मेरे ख्याल में आ जानी चाहिए थी, आ जाएगी आज और कल के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो उसमें फिर हम टिक कर लेंगे क्वेश्चन जो हमने किए हुए हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको पास पेपर 4 जुनेद जंजुआ करवा दिया, पास पेपर 5 मैं अभी आपको करवाने लगा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद पास पेपर 11 क्वालिटी एंटरप्राइजेज़ ये हमने कर लिया है, ठीक है जी। और अल्लाह आपका भला करे। तो बस मुझे लग रहा है कि ये सवाल आप करने जा रहे हैं इंशाल्लाह आज, ठीक है जी। ज़रा ये पढ़ें क्वेश्चन जो मैं आपको, ये 10 क्वेश्चन, ज़ाहिर है अब नंबरिंग चेंज हो सकती है बुक के अंदर, क्योंकि ये पुरानी बुक FAR1 की, उसमें से मैंने ओपन किया हुआ है बुक। बहरहाल आपकी मैं पेज नंबर भी इसलिए रेफ़र नहीं कर रहा, कल से इंशाल्लाह करने लग जाऊँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इसको पढ़ के देखते हैं। बैलेंस शीट इस सवाल के अंदर गिवन है, फॉलोइंग इज द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 14 विच वाज प्रिपेयर्ड बाय इट्स अकाउंटेंट। ये सवाल मैं करवाऊंगा कल, आज तो आप ट्राई करेंगे ना, ठीक है। 2 सवाल होमवर्क में देने आज इसके, और 2 सवाल डिस्कस कर लेता हूँ। एक अमीन इंडस्ट्री डिस्कस कर लेता हूँ, बल्कि ये 2 डिस्कस करके होमवर्क में दे देता हूँ नए, और अमीन इंडस्ट्रीज़ करवा देता हूँ। जितनी देर के अंदर ये हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर IS सेट की हमारी थ्योरी रहती है, हम उसकी तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ डिस्कस करेंगे। देखते हैं जी बैलेंस शीट में क्या कुछ है। लीज होल्ड लैंड है, और उसकी भाई ये लीज होल्ड फ्री होल्ड आपके लिए ये जो है ना कोई इतना मायने नहीं रखता। लीज होल्ड का मतलब वैसे तो FAR1 वाले बच्चों को पता ही होता है, इंट्रो के अंदर देख के आते हैं, बहरहाल फिर भी बता देता हूँ मैं। जैसे यहाँ कैंट एरिया के अंदर आपको 99 साल की लीज़ के ऊपर जो है वो लैंड मिल जाती है, तो ये फ्री होल्ड नहीं है तो ये लीज़ होल्ड। लेकिन स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि इस लीज़ होल्ड को IFRS 16 वाली लीजेज़ नहीं कह सकते आप। इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आपके किसी भी IS 16 वाले IFRS 16 लीजेज़ का स्टैंडर्ड FAR2 में पढ़ना है, उसके अंडर नहीं है, बल्कि IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंडर। जैसे कोई बिल्डिंग डेप्रीशिएट होती है 100 साल 99 साल की उम्र पे अगर कोई बिल्डिंग हो, तो बिल्कुल ऐसे ही आपकी ये लीज होल्ड लैंड है। तो इसीलिए इसकी डेप्रीसिएशन यानी अमोर्टाइजेशन उन्होंने लिख दिया, ये भी नज़र आ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि वो 99 साल की लीज पे गवर्नमेंट ने दे दी है, तो जो कॉस्ट आपने पे किया उसको 99 साल के ऊपर डेप्रीशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो ये लीज होल्ड के लफ्ज़ से परेशान नहीं होना। हाँ, लैंड के साथ उसकी डेप्रीसिएशन आना ये परेशान कुन बात थी, तो इसलिए आपको ये समझा दिया कि लीज होल्ड लैंड है, ये फ्री होल्ड नहीं है। लेकिन ये लीज होल्ड लैंड जो है ये IAS 16 के एक बिल्डिंग की तरह से या इक्विपमेंट की तरह से या प्लांट डेप्रीशिएबल, किसी भी डेप्रीशिएबल एसेट की तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है, इसलिए कोई इतनी बड़ी बात इसमें नहीं है। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, उसके बाद बिल्डिंग की कॉस्ट है, उसकी क्यूमुलेशन है, मशीनरी की कॉस्ट है, उसकी क्यूमुलेशन है, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट हैं, स्टॉक्स हैं, अकाउंट रिसीवेबल, नेट ऑफ प्रोविजन लिखा हुआ है सवाल के अंदर, ठीक है। फिर कैश एंड बैंक है, फिर कैपिटल है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है यानी रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। फिर ट्रेड पेबल्स हैं, इनकम टैक्स पेबल है, और एक्रूड इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट पेबल भी है। रूल में थोड़ी सी चेंज करवाई थी, चेंज नहीं मतलब एडिशन करवाया था कि सबके लेजर बनाने हैं सिवाय वर्किंग कैपिटल आइटम्स के और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम्स के, लेकिन इंटरेस्ट और टैक्स का लाजमी बनाना है। तो ये आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग भी आ जाएंगे उनके, ठीक है। उसके बाद कहता है एडिशनल फॉर्मेशन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इनकम टैक्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 275 एंड 13 मिलियन रिस्पेक्टिवली। PBT 275 है और 13 मिलियन टैक्स अलग से दिया हुआ है। क्यों अलग अलग दिए गए? फिर तो दे दिया था, फिर टैक्स क्यों दे रहा है? कल एक रूल लिखवाया था पिछली क्लास में कि हमेशा याद रखना कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट होता है PBT और रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट एंड लॉस इस सवाल में गिवन नहीं था, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस गिवन नहीं था, सिर्फ प्रॉफिट की फिगर दी थी। तो कोई बात नहीं, हमारे तो इस मेथड के अंदर हम शुरू ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स से करते हैं, लेकिन टैक्स की फिगर इसलिए दी कि कैश फ्लो को स्टार्ट करना PBT से, और जब रिटेन्ड अर्निंग्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नाम का जो अकाउंट आ रहा है जब उसको ओपन करना तो उसके अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेकर आना, ठीक है। अच्छा जी, चलें। उसके बाद
बैलेंसेज एट 31 दिसंबर 13, तो इसका मतलब ये बैलेंसेज सिर्फ 31 दिसंबर 14 की गिवन है। ओ अच्छा, ये क्लोजिंग है सिर्फ भाई, 2 साल की बैलेंस शीट नहीं गिवन। 2 साल की बैलेंस शीट की बजाय 1 साल की ही बैलेंस शीट दे दी, मैंने गौर ही नहीं किया था। कोई बात नहीं, पिछले साल के बैलेंसेज ये दे दिए उसने हमें, ठीक है। अच्छा, अब स्टॉक भी गिवन है, ओपनिंग डेटर्स भी गिवन है, कैश भी गिवन है, ट्रेड पेबल्स भी गिवन है, इनकम टैक्स पेबल भी गिवन है, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स भी गिवन है, और नीचे उसने कहा कि पॉलिसी 5% है रिसीवेबल्स की। अब टेंशन शुरू हो गई हमें, लेकिन टेंशन की ज़्यादा बात नहीं है। लीज होल्ड लैंड की कॉस्ट आ रही है क्लोजिंग डेट पर, और एक्यूमुलेटेड डेप्शन आ रही है क्लोजिंग डेट पर। तो देखते हैं, कोई ना कोई अल्लाह खैर करेगा, कोई ना कोई मामला तो होगा। अरे वाह 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 वाह, बैंक लोन वाज ऑब्टेन्ड ऑन 1 जनवरी, यहाँ से हम इंटरेस्ट वगैरह निकाल लेंगे। और कहता है XYZ यूजेज स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्शन आर एज अंडर। अब जब डेप्रिसिएशन रेट दे दिए, ठीक है, और ऊपर हमें बता रहा है सवाल के अंदर कि ये कॉस्ट है, तो कॉस्ट पर रेट लगाएंगे स्ट्रेट लाइन, तो 1 साल की डेप्शन आ जाएगी। यानी कि उलट चलते हुए शायद ओपनिंग निकालना पड़ रहा हो हमें। बहरहाल ट्राई करना आपका काम है। ओपनिंग मिसिंग थे इस सवाल के अंदर, थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फुल मंथ डेप्शन इज प्रोवाइडेड इन द मंथ ऑफ एक्विजिशन बट नो डेप्शन इज चार्ज इन द मंथ ऑफ डिस्पोजल। डेप्शन फॉर द ईयर 2014 हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड। मुझे कहीं पे नज़र नहीं आया गेन लॉस कहीं पे डिस्पोजल का हो, मेरे ख्याल में सवाल में है भी नहीं। बहरहाल 13 नंबर का सवाल है, स्प्रिंग 15 में ये आया था, तो ये आप होमवर्क में आपको मैं हैंड आउट दे दूंगा, ठीक है। तो ये होमवर्क होगा आपका XYZ लिमिटेड वाला क्वेश्चन, एक तो ये हो गया, ठीक है जी। उसके बाद 11वां क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वालिटी एंटरप्राइजेस। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, जो घर बैठे हुए बच्चों को क्वेश्चन है तो वो कल आके पूछ सकते हैं, नो इशू। क्वेश्चन 12 लियाकत इंडस्ट्रीज जो है, ये इंशाल्लाह 2-3 दिन तक करेंगे, इसमें रेक्टिफिकेशन भी शामिल है। फिर नादिर लिमिटेड का क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, ठीक है जी। मेरा दिल ये चाह रहा है कि ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में दे दिया जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर 14 ये दूसरे मेथड का है, 15 दोनों से हो सकता है, 12 दूसरे मेथड का है, 16 और 17 ये सब कहानियाँ अब बाद की हैं, ठीक है। तो ये बाद की कहानियों को छोड़ते हुए एक और सवाल होमवर्क में लें हिम्मत से। हो सकता है मैं इंशाल्लाह, मेरी उम्मीद तो यही है अल्लाह की ज़ात से कि मैं ये दो सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। एक मैंने XYZ लिमिटेड वाला दिया और एक ये नादिर लिमिटेड जो दे रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक का सवाल अभी होमवर्क में नहीं दे रहा, ठीक है ना। ये जो 2 सवाल दे रहा हूँ होमवर्क में, इंशाल्लाह मैं ये जब आप लोग कल आएंगे तो मैं आप लोगों को ये दोनों सवाल जो हैं वो ट्यूसडे वाले दिन क्लास के अंदर उम्मीद है डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि आपने सवाल किए हुए होंगे, इसलिए होपफुली हम क्विकली कर लेंगे। वरना एक पूरा हो जाएगा, जितना दूसरा आधा हो गया तो आधा से। लेकिन ये दोनों सवाल करेंगे, कोई नया सवाल मैं नहीं करवाऊंगा इंशाल्लाह कमिंग क्लास में, ठीक है। अच्छा जी, इस सवाल को भी देखते हैं। तो कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू नादिर लिमिटेड, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। दोनों का अलग अलग होना समझ में आता है। कैश फ्लो स्टार्ट होगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, और रिटेन्ड अर्निंग्स अगर अकाउंट होगा तो उसके अंदर जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है जी। उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर देखें तो शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है। वही शेयर प्रीमियम आ गया तो क्या हुआ, जैसे शेयर कैपिटल का लेजर बनाया था, शेयर प्रीमियम का लेजर बना लेना, ठीक है। सवाल मैं खुद करवाऊंगा, परेशान नहीं होना। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस चाहते हो ना कि 60-70% सवाल फिर भी ठीक हो गया, 2 लेक्चर पढ़ के कैश फ्लो का हमने 60-70% सवाल सही कर लिया, तो उसके लिए आपको ये सवाल खुद ट्राई करना है, बगैर सोल्यूशन देखे करना है, ठीक है ना। डिस्कस तो कर ही रहा हूँ, मोटी मोटी 2-4 बातें, ठीक है। पहले नादिर वाला सवाल करना, फिर दूसरा, ओके। आप लोगों के साथ डिस्कस हो गया ना डिविडेंड्स वगैरह और राइट इशू वगैरह, हाँ, तो फिर कोई मसला ही नहीं है, सवाल आप एकदम से ज़बरदस्त कर लोगे। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन है, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है, एक्रूवल अदर पेबल्स हैं, टैक्स लायबिलिटी है। बैलेंस शीट के डेबिट साइड पे आए तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नेट है, जाहिर है नेट ऑफ डेप्शन होगा। करंट एसेट्स में स्टॉक इन ट्रेड है, ट्रेड रिसीवेबल नेट है, जाहिर है नेट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होगा। अदर रिसीवेबल्स हैं और कैश एंड बैंक है। कोई काबिल जिक्र चीज़ नज़र नहीं आई मुझे बैलेंस शीट के अंदर जो परेशान करे। पहले नादिर वाला सवाल करना है, फिर XYZ वाला, क्योंकि नादिर वाला इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा, ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ठीक है। ये दोनों सवाल आपको हैंड आउट में प्रोवाइड करूंगा मैं। अच्छा, अब एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं जी। पहली एडजस्टमेंट है, पहले एडजस्टमेंट को छोड़ें, पहले आखिरी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। बिल्कुल, उससे पहले रिक्वायरमेंट तो पढ़ लें। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इन अकॉर्डेंस विद IAS 7 यूजिंग छोड़ो कौन सा मेथड, अभी तो हम जिंदगी में एक ही मेथड पढ़ा है, तो वो इसी मेथड से होना है सवाल, ठीक है। अच्छा, आखिरी एडजस्टमेंट पढ़ो भाई, ऊंची आवाज में पढ़ो। अच्छा, इसका क्या करें भाई?
हाँ जी, इग्नोर करना है। क्यों? अच्छा, अगर ना डेटर्स ऊपर ग्रॉस पड़े होते हैं, जो कि हो नहीं सकता, बैलेंस शीट नेट ही जाते हैं बाहर, अगर हो सकता है पड़े भी हों ग्रॉस, ठीक है, तो हम उनको नेट करके नेट को ही यूज कर लेते हैं कैश फ्लो के अंदर। सिखाऊंगा जरूर आपको कि ग्रॉस डेटर्स अलग भी और प्रोविजन अलग भी ट्रीट किए जा सकते हैं कैश फ्लो में, लेकिन मुश्किल काम है, डबल डबल करने की बजाय आंसर सेम ही आता है, तो हमने एक जुगाड़ बनाया होगा, ठीक है। लेकिन जिस दिन हम दूसरे मेथड पे मूव करेंगे ना, उस दिन ये प्रोविजन ऑल टुगेदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। डेटर का लेजर अलग बनना है, प्रोविजन अलग बनना है, और डेटर ग्रॉस पे बनता है, प्रोविजन अलग पड़ी होती है, तो वहां पर यूज करना है इसको। इस मेथड के अंदर हमने इसको इग्नोर ही करना होता है। इग्नोर मतलब अगर डेटर्स नेट ही पड़े हैं तो बस नेट डेटर्स को यूज करना है, इसको यूज हमने नहीं करना। तो ये एडजस्टमेंट देखो भाई, इस एडजस्टमेंट का क्या करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट, उससे ऊपर वाली एडजस्टमेंट पढ़ो 4। फाइनेंशियल चार्जेस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 1100,000 accrual financial charges as on 31 दिसंबर 2017 अमाउंटेड टू 112,2016। भाई ये क्या है? मेरे ख्याल में तो ये एक पीस ऑफ केक है ये एडजस्टमेंट। कैसा ज़बरदस्त उसने सारा काम आपको करके दे दिया। इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख लूँ? वो कह रहा है जी एक्सपेंस फॉर द ईयर है 1100। अब एक्सपेंस के लेजर में एक्सपेंस किस तरह आता है? इधर तो कैश आता है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब सवाल की खूबसूरती देखो, कह रहा है जी 1100 ये है, फिर एक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस यानी पेएबल, ओपनिंग पेएबल। ओपनिंग पेएबल है 48, क्योंकि 16 का क्लोजिंग पेएबल इस साल को ओपनिंग बनता है ना, और इधर क्लोजिंग पेएबल कितना है? 112। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, 31 दिसंबर 17 का 112 है और पिछले साल का तो 48 है। बस कैश निकलेगा बैलेंसिंग। अभी तो देखो एक्सपेंस को रिवर्स करोगे, कैश को नीचे इंटरेस्ट पेड वाली जगह माइनस कर दोगे। ये सवाल है, दसो यार, हैं? ओरिजिनल है स्प्रिंग 18 में, ये 15 नंबर का सवाल आया हुआ। अच्छा, उसके बाद लो, हद हो गई यार, हद हो गई यार, कुछ तो हमें भी करने दो भाई, कुछ तो हमें भी करने दो, कुछ तो हमें भी करने दो। डेप्रिसिएशन अमाउंटेड टू 7350। एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है और ये डेप्रिसिएशन उसकी क्रेडिट साइड पे ऐसे जाके बैठ जाएगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और इसको वहां पे हम पीबीटी के नीचे रिवर्स भी कर देंगे, ठीक है। आगे कहता है ड्यूरिंग द ईयर अ प्लांट कॉस्टिंग 95 वैल्यू ऑफ 52 was disposed of for 48, of which 1800 is still outstanding. Now this is a technical adjustment. ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगी, परेशान नहीं करेगी, नहीं होनी जाहिर है, तो मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन मुझे जो दोनों सवालों में मुश्किल लगा ना, घर जाके मैं आज जब देखूंगा तो मैं पहले वो करवाऊंगा, और मुझे लगता है मैं XYZ वाला सवाल ही पहले करवाऊंगा, वो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। एनीवेज, ये एडजस्टमेंट जो है, इसके लिए आप डिस्पोजल अकाउंट लेट से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब एसेट अकाउंट तो बुक वैल्यू बन रहा है ना, तो बुक वैल्यू ही ले लो। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट गालिबन ऊपर लिखा हुआ था, गालिबन, गालिबन, इसको ना इधर ही ले आते हैं, ठहर जाए, चलो हूँ ठहर जाना, मैं काम कर ला एक, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसको ना इस सवाल को एक ही सफ़े पे कर लेते हैं ना, ताकि ऐसे ओपन हो जाए सारा। प्रॉफिट एंड लॉस तो उड़ा दो ना, आगे ले जाओ, और ये विद एडजस्टमेंट्स हमारे सामने सारा कुछ आ गया, ठीक है। तो ये मैं कह रहा था, ये ठीक है। पीपीई से बुक वैल्यू ही ले लो यार, मसला क्या है, कितना 5200, ठीक है। वॉज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 4800। आगे ना पढ़ो, आगे ना पढ़ो। एक्यूमुलेटेड ऑप्शन लेने की अब ज़रूरत नहीं है, एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बन रहा है, यहाँ से बुक वैल्यू निकाल ली, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट हुआ करता है 4800 से, ऐसे ही है ना, ये तो है पुरानी बात। अच्छा, गेन आ रहा है, लॉस आ रहा है? 5200 वाली चीज़ 4800 की बिके तो गेन थोड़ा ही आता है, लॉस आ रहा है, कितना? 400। अच्छा, अब ये तो था वही पुराना बचपन वाला काम। अब उसने थोड़ी सी फनकारी क्या लगा दी, उसने कहा 4800 का बिका है, 1800 अभी तक रिसीव नहीं हुआ। यानी कि ये एंट्री कुछ ऐसे हुई है कि कैश डेबिट हुआ है कितने से? 4800। नहीं ना बेटा, 4800 पूरा कैश रिसीव तो नहीं हुआ, 4800 का तो वो बिका है। इसमें से अभी तक जो रिसीवेबल है, क्या जी? ये एंट्री होती है ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट और एसेट क्रेडिट होती है ना। ये एसेट क्रेडिट कॉस्ट से हो गया, एक्यूमुलेशन से हो गया,
कैश पूरा 48 यहाँ पर नहीं लेना, मैं ये कह रहा हूँ, बल्कि कुछ है रिसीवेबल, कुछ है क्या, रिसीवेबल। ठीक है, कितना है, अब वो कहता है जी 4800 का कितना अभी तक नहीं रिसीव हुआ, स्टिल आउटस्टैंडिंग 1800, साथ ही सात 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 तरह खुद ही करके दे दिया उसने। 1800 अगर रिसीव नहीं हुआ तो फिर बाकी 3000 रिसीव हो गया, बाकी सारा कुछ तो वैसे ही है। तो इसका मतलब ये 4800 यहाँ पे नहीं आना था, बल्कि यहाँ पे क्या आना था, 3000। लेकिन पहले मैंने एंट्री सारी पूरी कर ली ताकि गलती ना हो, ठीक है ना। उसके बाद ये कैश जो यहाँ पर 4800 पर्चे में आ गया, ये लो 4800 लिखा हुआ है। अगर अगली लाइन पढ़ ली, ओहो 4800 में से 1800 तो अभी रिसीव हुआ ही नहीं, यानी कि ये तो क्या है, रिसीवेबल है, तो बाकी 3000 फिर रिसीव हो गया। अब करोगे क्या, अब इसमें ना 3 काम करने पड़ने थे। 2 काम तो वही रूटीन वाले, लॉस को जाके रिवर्स करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, करोगे नहीं करोगे, करेंगे। हाँ, तो लॉस प्रॉफिट तक आते आते माइनस हो चुका है, उसको ऐड बैक कर देंगे। और ये जो 3000 का कैश है ना, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेकर जाएंगे, कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल। अब रह गया ये शहजादा 1800। अब ये शहजादा 1800 हमें कहीं नजर नहीं आया, ठीक है ना, कहीं पे बैलेंस शीट में नजर नहीं आया, तो फिर जाहिर सी बात है अदर रिसीवेबल्स में पड़ा होगा। अगर कहीं नजर नहीं आ रहा तो क्या ख्याल है भाई, एसेट दौरान साल बिका या नहीं बिका, 4800 का बिका या नहीं बिका, 4800 का बिका है तो उसमें से 1800 अभी रिसीवेबल है कि नहीं है, अगर है तो बैलेंस शीट में कहाँ पड़ा है, पीपीई में हो सकता है, हाँ, फिर स्टॉक इन ट्रेड में होगा, नहीं डेटर्स में होना है, नहीं कैश में पड़ा होगा। अल्लाह के बंदो, तो नॉर्मल की तरफ जाएंगे ना, कोई अब नॉर्मलिटी सवाल नहीं बता रहा, तो नॉर्मल की तरफ जाएंगे। अब मसला ये है कि ये रिसीवेबल जो है, ये रिसीवेबल इधर पड़ा हुआ है। अब हमने जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर वर्किंग कैपिटल चेंजेस को लेना है, तो हमने उसमें स्टॉक का चेंज लेना है, डेटर का चेंज लेना है, अदर रिसीवेबल का चेंज भी लेना है, अदर रिसीवेबल्स का चेंज भी लेना है ना, बोलो, क्योंकि अदर रिसीवेबल ना तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है कि उसको वर्किंग वन में ले जाएं, और ना ही वो वर्किंग कैपिटल के अलावा की कोई चीज़ है कि उसको उसका लेजर बना लें, ना ही वो इंटरेस्ट है, ना ही टैक्स है। आना तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ही है इसने, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस था, जैसे ऐसे अदर रिसीवेबल। अब मसला ये है कि फिक्स एसेट्स का बेचना कभी भी हमारी नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं हुआ करता। असल कहानी पता है क्या है, ये हम क्यों गेन लॉस डिस्पोजल के और फिक्स एसेट के जो है वो रिवर्स कर रहे होते हैं। भाई देखो, हमारी नॉर्मल जो बिजनेस ट्रेडिंग है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसका काम एसेट्स खरीदना बेचना होता ही नहीं है। फिक्स एसेट खरीदते हैं वो इस्तेमाल के लिए, कभी कभार 2 4 5 साल 10 साल के अंदर जाके कोई एक आधा एसेट बेच भी देते हैं वो, जो ज़रूरत का ना रहे या कोई एक्सीडेंट हो जाए। कारोबार थोड़ा ही है ये। इसीलिए अगर डिस्पोजल फिक्स एसेट का हो और उस पर गेन आए तो रेवेन्यू नहीं बनाते, अदर इनकम में रखते हैं। और अगर डिस्पोजल फिक्स एसेट का हो और उस पर लॉस आ जाए तो उसको कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं डालते, एडमिन में नहीं डालते, सेलिंग में नहीं डालते, फाइनेंस कॉस्ट में नहीं डालते, अदर एक्सपेंस में डालते हैं। FR2 में जाके पढ़ोगे, ठीक है ना। ये नॉर्मल मेन एक्टिविटी नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमने अदर रिसीवेबल्स को पकड़ लेना है। अदर रिसीवेबल्स आ जाओ, ये बिल्कुल उस जैसी ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर जो नहीं XYZ वो क्वालिटी एंटरप्राइज वाला सवाल कराया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके अंदर जो एंड पे 2 एडजस्टमेंट करवाई थी ना, इतनी ज़बरदस्त एडजस्टमेंट्स और किसी सवाल में इकट्ठी दोनों नहीं आएंगी। देख लो, इसमें एक आई हुई है बड़ी छुपी हुई थी। क्या मतलब, हम कहेंगे एज पर क्वेश्चन, ठीक है, क्लोजिंग ओपनिंग, हाँ भाई रिसीवर्स कितने हैं, 800 और 2385, लेस कर देंगे इसमें से रिसीवेबल फ्रॉम फॉर फिक्स एसेट कर लो, रिसीवेबल फॉर क्या चीज़ बेची थी, प्लांट ही लिख लो चलो। तो ओपनिंग डेट पे तो कोई रिसीवेबल नहीं था ना, ये तो इस साल में ही कहीं पर बेचा है, ड्यूरिंग द ईयर वो कह रहा है एसेट बेचा है, तो ओपनिंग डेट पे तो कोई रिसीवेबल था, ठीक है। तो इस दौरान साल बेचा है और 1800 अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो वो 1800 रिसीवेबल है। बाकी क्या बच गया, 585, ये मैं बता देता हूँ, 800 हो गया और ये 585 हो गया। तो अच्छा भला आपको लग रहा था कि ये 800 से बढ़ के 2300 हो गए, लेकिन असल कहानी ये है 800 से एसेट कम हो गया तो एसेट क्रेडिट, और आगे कैश के अंदर आप पॉजिटिव इनका डिफरेंस शो कर दोगे, ठीक है ना, 215 रुपये। ये बात समझ आई।
तो ये सबसे टफ एडजस्टमेंट थी, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। आगे वो कहता है एडजस्टमेंट 1 में, ये समझ आ गई है? ठीक है ना। आप कैश फ्लो के अंदर इस 1800 को नहीं लेना था, इसीलिए तो हमने देखो यहाँ पे 1800 अलग लिख लिया। जब अलग लिखा तो कैश की फिगर 3000 ही आ रही है, गड़बड़ नहीं हुई कोई। ठीक हो गया, डन। अच्छा, एडजस्टमेंट 1 में कहता है शेयर्स इशूड ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। वो कहता है जी 10% बोनस शेयर्स इन मार्च 17 इशू हुए। तो बोनस शेयर्स की एंट्री याद है कुछ? बोनस डिविडेंड, बोनस शेयर्स क्या एंट्री होती है? डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल नहीं भाई, शेयर कैपिटल क्रेडिट, और ये डिविडेंड डेबिट होता है रिटेन्ड अर्निंग्स में जी। ठीक हो गया। अब ये 10% जो उसने कहा है बोनस इशू मार्च में किया है, तो शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस के ऊपर जो कि 12,400 है ना 17 में, ठीक है जी, 17 के एंड पे ये 31 दिसंबर 17 का है और ये 31 दिसंबर 16 का है। तो ये जो 10% है, ये 10% 12,400 पे लगाएंगे ना या 10,000 पे लगाएंगे? सर 2000 हाँ, ड्यूरिंग द ईयर 2017। बोलो बोलो बोलो। सर 10,000 पे लगा क्यों? सर ओपनिंग में ये हाँ जी, लेटेस्ट बैलेंस तो 10,000 पड़ा होगा, उसके अंदर ऐड होगा कोई कैपिटल, ये नया जो कैपिटल इशू हो रहा है, आगे राइट इशू हो रहा है वो ऐड हो रहे हैं, क्लोजिंग तक जाते जाते तो पता नहीं क्या कुछ हो चुका होगा। ठीक है, तो 12,400 पर ये रेट नहीं लगाना, और ये रेट आपने लगाकर ये एंट्री पास कर लेनी है। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, इतना आ गया जी 1,000। अब आपके दोनों लेजर्स ओपन होंगे, शेयर कैपिटल का भी, रिटेन्ड अर्निंग्स का भी। तो ये एंट्री आपने खुद करनी है। क्यों? क्योंकि अगर ये एंट्री नहीं करेंगे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट नहीं करेंगे 1,000 से, तो जब बैलेंसिंग इस तरफ निकलेगा तो ये भी कैश निकल आएगा, हालांकि ये कैश पे ही नहीं हुआ। ये सवाल करवाऊंगा लेकिन बहुत क्विकली करवाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये एंट्री आपने पहले कर लेनी है। उसके बाद राइट शेयर्स वर इशूड इन जुलाई। अब ये कहीं से पता नहीं लग रहा कितने हैं, ठीक है ना, लेकिन आपके पास लेजर बने पड़े होंगे, शेयर कैपिटल का भी लेजर आ रहा है, शेयर प्रीमियम का भी आ रहा है, और रिटेन्ड अर्निंग्स का भी आ रहा होगा। अब ये क्यों एंट्री आपने की? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट 1,000 इधर आ गया होगा, ये बोनस वाला, ये तो अलग से ही आ गया। ठीक है, अब ओपनिंग भी आ रहा होगा, क्लोजिंग भी आ रहा होगा, यहाँ पर भी ओपनिंग भी आ रहा होगा, क्लोजिंग भी आ रहा होगा। लेकिन जब आप बैलेंस करोगे तो इधर बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। मतलब क्या? मतलब नए शेयर्स इशू हुए हैं, राइट इशू, तो बस वो फिगर आपने इनफ्लो के तौर पे कैश फ्लो में दिखा देनी है। तो ये बड़ा रिसेंट सा सवाल था, लेकिन आपको मेरे ख्याल में आपको परवाह ही नहीं हुई होनी इस सवाल की, यार ये कोई सवाल है कैसा। तो पहले आपने क्या करना है, पहले आपने ये वाला सवाल करना है, इसका नाम है खैर से नादिर लिमिटेड। ठीक है, तो नादिर लिमिटेड एक आपके होमवर्क में है, अपने पास नाम तो लिख लो एटलीस्ट। ठीक है, नादिर लिमिटेड नंबर 1 नादिर लिमिटेड करना है, और नंबर 2 आपने XYZ लिमिटेड करना है। ये वाला सवाल ठीक हो गया। ये आपको इंशाल्लाह मैं दोनों हैंड आउट के अंदर क्वेश्चंस दे दूंगा। क्लियर? चलें। अच्छा जी, अब आते हैं पास पेपर अमीन इंडस्ट्रीज़ वाले की तरफ। भाई ये कैसा रहा सवाल? हो गया था? अब तो हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो एक दो बातें थी कन्फ्यूजन वाली वो भी हमने वैसे ही डिस्कस कर ली। जैसे मिसाल के तौर पे पहले सवाल को पढ़ते हैं, फिर मिसाल के तौर पे, एक मिनट जी, ये है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, 13 नंबर का सवाल है। ठीक है जी, ये सवाल हमारे सामने आ गया सारा। अच्छा, अब सवाल में कहता है कैश फ्लो बना दो। हमने कहा जी बिस्मिल्लाह बना देंगे, मसला ही कोई नहीं है, डिस्कस ही कर लेते हैं इसको। ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ अमीन इंडस्ट्रीज एट 31 अगस्त 2019 इज एज फॉलोज। कैपिटल अकेला दिया हुआ है। अच्छा भाई, अब एक ये बड़ा मसला है,
कभी कैपिटल का एक अकाउंट बनाते हैं, कभी कैपिटल अलग कर लेते हैं, प्रॉफिट्स अलग कर लेते हैं, क्या करें, किधर जाएं, कोई समझ ही नहीं आ रही। तो भाई सवाल में अगर कैपिटल का एक अकाउंट होगा तो हम भी एक अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। अगर एक ही अकाउंट है कैपिटल का तो हम भी कैपिटल का एक ही अकाउंट बनाएंगे, लेकिन उसके अंदर फिर होगा क्या, ओपनिंग कैपिटल भी इधर ही आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इधर ही आएगा, कोई फ्रेश कैपिटल घर से लेकर आए वो भी इधर ही आएगा, कोई डिविडेंड या ड्राइंग जो भी लफ्ज़ लिखा हो वो भी इधर ही आएगा, और क्लोजिंग भी आ रहा होगा, ठीक है। अगर सवाल के अंदर कैपिटल अकाउंट अलग और रिटेन्ड अर्निंग्स का नाम दे दे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का नाम दे दे, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स का नाम दे दे, यानी कि प्रॉफिट्स अलग और कैपिटल अलग सवाल में गिवन हो, तो भाई हम भी अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। हम भी क्या करेंगे, हम भी कैपिटल को अलग, चाहे वो नाम शेयर कैपिटल से हो या कैपिटल से हो, कैपिटल अलग कर देंगे, और रिटेन्ड अर्निंग्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या जो भी नाम लिखा हो वो अलग। अब ऐसी सूरत के अंदर ब्रॉट डाउन तो इसमें आएगा, ठीक है, लेकिन पैट भी नहीं आएगा, डिविडेंड भी नहीं आएगा। अगर कोई चीज़ आ सकती है तो घर से मजीद पैसे लाएंगे तो कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट वाली एंट्री हो सकती है, और क्लोजिंग आएगा। बाय बैक अभी मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, आखिरी क्लास में पढ़ाऊंगा। रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर ओपनिंग आएगा और प्रॉफिट आएगा, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड या ड्राइंग्स भी इधर ही आएंगी, ठीक है। हाँ, और रिवन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट की एंट्री भी आ सकती है, लेकिन ये ज़रा नॉर्मल चीज़ नहीं है। ऐसी कोई चीज़ जब तक रिवन सरप्लस आए ना, जैसे आपके होमवर्क वाले सवाल में है, वैसी कोई चीज़ आए ना तो वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। बाहर समझ आ गई बात की। तो एक तो ये मुसीबत से जान छुड़ाओ ना, सवाल में अगर एक कैपिटल अकाउंट होगा तो हम भी एक ही बना देंगे, सवाल में दो होंगे तो हम भी दो ही बना देंगे, ओके। चले, अच्छा जी, तो कैपिटल का अकाउंट एक ही बन जाएगा, सही है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस कहाँ जाएगा भाई, देखो सवाल मैं ये भी नहीं करवा रहा, बस डिस्कस ही कर रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी है ना, 3 सवाल डिस्कस हो गए। ज़रा बच्चे कल आएंगे तो इनमें से 2 करवा दूंगा। अगर ये आपको डिस्कशन के बाद लगे कि मुझे करवाना चाहिए तो मैं अभी करवा भी दूंगा, आपने मुझे बता देना है। वैसे आपके बकौल तो आपने कर लिया था, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि बहरहाल इसको डिस्कस भी कर लूँ। भाई कैपिटल अकाउंट का लेजर बनेगा, ओके। शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या करेंगे इसका, कैश एंड कैश, वर्किंग वन, कैश एंड कैश, क्रेडिटर्स वर्किंग कैपिटल आइटम्स की चेंजेस में चला जाएगा, ठीक है। फिक्स्ड एसेट बुक वैल्यू पर ही है तो हम भी लेजर बुक वैल्यू पे बना लेंगे। इन्वेस्टमेंट्स क्योंकि करंट एसेट्स में आ रही हैं तो वर्किंग वन, स्टॉक इन ट्रेड है तो वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस में आ जाएगा, ठीक है जी। ट्रेड डेट्स नेट ऑफ प्रोविजन है तो बस अल्हम्दुलिल्लाह कह के इसी को उठाएंगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ले जाएंगे, और बैंक वर्किंग वन में आ जाएगा। कहानी ख़त्म, ठीक है जी। उसके बाद फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज़ ऑल्सो अवेलेबल, कहता है जी प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वॉज 3161। पूरे सवाल में कहीं पे उसने टैक्स का जिक्र नहीं किया हुआ था, तो यही प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी है और यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी है। तो मतलब आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, जो पीबीटी होता है वो पीबीटी भी 3161 होगा, ठीक है जी। और चूंकि कैपिटल का अकाउंट भी एक बन रहा है, जो कि बन रहा है जिसमें ओपनिंग आपने लिखा होगा ऐसे 27942 और क्लोजिंग 33433 ऐसे बना होगा ना आपका अकाउंट। तो यहाँ जो पैट आएगा वो भी क्या होगा 3161। लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको पक्का एक रूल लिखवा चुका हूँ कि असल में तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। यहाँ पीबीटी आना है, यहाँ पैट आना है। ये फिगर सेम होने की वजह इस सवाल में प्रॉफिट की फिगर नहीं है। जैसे सवाल पहला सवाल जुनेद जंजुआ किया था उसमें प्रॉफिट की फिगर नहीं थी, ठीक है ना। कल वाले सवाल में था, क्वालिटी एंटरप्राइजेस के अंदर था यही टैक्स का काम, मेरे ख्याल में था यार। यस टैक्स था, यस ठीक है ना। तो कल वाले सवाल में टैक्स था, तो इसलिए यहाँ पर डिफरेंट फिगर आई थी पीबीटी पे और पैट डिफरेंट, ठीक है ना। अभी मैंने लिखा अभी भी डिफरेंट ही हुआ है, ये पीबीटी लिखा हुआ है, ये देखो ये पैट लिखा हुआ है, लेकिन सेम होने की वजह टैक्स का ना होना है इस सवाल के अंदर, ठीक है। अच्छा
उसके बाद कहता है अमीन्स विदड्रॉल्स ड्यूरिंग द ईयर, ये ड्राइंग्स हैं कैपिटल जी, ये कैपिटल के अकाउंट के अंदर 3120 यहाँ पे नज़र आएंगी, 3120 में भी नज़र आएंगी। और उसके बाद आपको पता है नॉन कैश आइटम्स आती हैं यहाँ पर। मुझे तो लगता है सवाल ही यहीं पे हो जाना है हमारा, बस 2-4 फिगर्स कहीं से उठा के देख लेंगे सोल्यूशन से। उसके बाद एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल आइटम्स चेंजेस, ये यहाँ पर आ जाती हैं। उसके बाद 3 चीज़ें नीचे लेस होती हैं, टैक्स पेड है कोई नहीं, इंटरेस्ट पेड इंटरेस्ट पे है कोई नहीं, डिविडेंड पेड, ये ड्राइंग इसको उसने ड्राइंग्स कहा हुआ है जिसको काट के हम ड्राइंग लिखते हैं ताकि डिविडेंड पेड भी याद होता रहे। तो ये फिगर 3120 उधर भी आ जाएगी और यहाँ पर माइनस भी शो हो जाएगी। क्या ख्याल है, सही है ना? तो एक दिन में 3 सवाल कर लिए एक तरह से हमने। हाँ, 2 इनमें से आपने करने हैं। देखो एफर्ट आपकी तरफ से ज़्यादा होगी, मैं जितना टाइम डिस्कस करने में लगा रहा हूँ आपको पता है मैं उतने टाइम के अंदर सवाल भी करवा सकता हूँ, लेकिन क्यों डिस्कस करके आपकी तरफ छोड़े, सोल्यूशन ना देखना, पूरी ईमानदारी से एक बार अटैम्प्ट करना। आपका ये सबसे आसान टॉपिक बन जाएगा। आप चाहेंगे कि या अल्लाह ये वाला सवाल आ जाए ताकि हम इसमें से अच्छा स्कोर कर सकें। 15 नंबर का सवाल आए तो 10-11 नंबर तो ले ही लेते हैं सबके सब बच्चे, ये बहुत अच्छी परसेंटेज होती है किसी भी क्वेश्चन की। तो ये एफर्ट आप लोग ज़्यादा करेंगे तो आपके 10 नंबर आएंगे ना। मुझे तो देख ही लें आप, मैंने तो एक सवाल कराने में 2 दिन लगा दिए थे। अब मैं तो रोज़ाना सवाल भी करवाऊँगा, मैंने कम अज़ कम भी खुद जो सवाल करवाने हैं आपको होमवर्क दिए बगैर भी, वो कम अज़ कम इस मेथड के 2 सवाल हैं और अगले मेथड के भी 2 सवाल हैं। ये 4 सवाल तो मैंने करवाने हैं, वो जो पहले मैं करवाऊंगा फिर कहूँगा आपसे घर कर लेना। लेकिन इतने कुछ सवाल आपसे करवाने के बाद भी मैंने करने हैं सवाल, तो 6-7 सवाल तो हो ही जाने हैं अभी इस टॉपिक के और, लेकिन एफर्ट आपकी तरफ से ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैं मज़ीद आगे लॉन्च करने में, रेक्टिफिकेशन बीच में डालने में या दूसरे मेथड को जाने से पहले चाह रहा हूँ कि आप लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट कर लें। 2 सवाल दिए हैं आज होमवर्क के अंदर, ज़्यादा नहीं दे रहा, दिल तो कर रहा था क्वेश्चन बैंक के भी 2-3 सवाल दे दूँ। तो बहरहाल आप ये करके आएँ, इंशाल्लाह कल फिर आपको उधर से भी होमवर्क दिया जाएगा। ओके, अच्छा तो ड्राइंग्स हो गई भाई, सही है। ये तो हमने जहाँ पहुँचाना था हमने बात कर ली कि कैपिटल का लेजर बन गया, फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंस वर्किंग 1 में जाता है। दिल तो कर रहा है यहीं पे सारा सवाल ही कर दें, ठीक है, जितना हो सकता है। वर्किंग 1 भी तो यहाँ पे हो सकती है, वर्किंग 1 में क्या मसला है। ये वर्किंग 2 कर लो ना इसको, वर्किंग 1 में इसलिए छोड़ा क्योंकि हमारी आदत है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, जो मैं कह रहा था आधी क्लास में, लेकिन हमें IS8 भी शुरू करना है हमने। बहरहाल बैंक है अभी वहाँ पहुँचे नहीं, और शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ठीक है जी। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस कितना नज़र आ रहा है जी आपको, बताएं। 1616 2545, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्रेडिटर्स जो हैं उनको यहाँ पे ले आओ, कोई एडजस्टमेंट नहीं आई थी क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स जो है वो 2580 से बढ़ के मुफ्त के नंबर हैं। देखो कैसे, ये कितना आसान काम हमने पकड़ लिया था, गलती नहीं है, कोई रूल भी याद नहीं किया हुआ, सिंपल बढ़ गए क्रेडिटर्स। लायबिलिटी है क्रेडिटर्स, बढ़ने पे करते हैं क्रेडिट, बढ़ने पे क्या करते हैं क्रेडिटर। लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट होती है ना, नहीं क्रेडिट। अच्छा, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट होती है। दूसरा इम्पैक्ट डेबिट कितना आता है, फ़र्क कितना आता है। हाथ बांध के बैठे हो पाए ना, कैलकुलेशन करो, जल्दी करो, आइए सेट डिस्कस करना है। 607 दिल नहीं कर रहा वैसे मेरा भी इसको छोड़ने का, है यार, अच्छा है, सवाल हो रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, चलो करते हैं। बहरहाल लिमिट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इधर आए, फिक्स एसेट का लेजर ओपन कर लेना, ज़रूरत पड़ेगी तो ओपन कर लेंगे, ठीक है। लेजर ओपन होना है, इन्वेस्टमेंट वर्किंग 1 में आ जानी है। ओहो, चलो नीचे इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव में लिख देते हैं, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है ना, ऐसे हो जाता है। देखो ऊपर पॉजिटिव आएगा बैंक, ये देखो 225, पहले ही उठा लेता हूँ, 225 और 442, ठीक है। नीचे आप भूल गए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, पहले रनिंग फाइनेंस लिख दिया, कोई बात नहीं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अब आ गई तो पॉजिटिव से लिख दो। कितना है जी, 4911 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आती थी ना वर्किंग 1 में। उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक ये 14950 से कम हो के 12178 हो गया, तो स्टॉक एसेट है, कम हो तो क्रेडिट होता है। दूसरा इम्पैक्ट डेबिट कितने से
14,950 माइनस 12,178 2772 2,772 पॉजिटिव। यस सर। ठीक है, ट्रेड डेट्स भी नेट हुए पड़े हैं। जब नेट हुए पड़े हैं तो मैंने अगला सवाल ही नहीं पढ़ा, नेट हुए पड़े हैं तो सही है, बस जान छूटी। ठीक है, हाँ कितना? 184 अच्छा ये डेटर्स हैं, डेटर्स नेट हैं, नेट ही लेते हैं हम, डेटर्स नेट बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। एसेट का बढ़ना डेबिट, दूसरा इम्पैक्ट कैश क्रेडिट कितने से? 1845 1845। बताओ भाई, मुश्किल है सवाल? इतना आसान सवाल है। ठीक है, साथ साथ यहीं पर ही हो गया सवाल, इतना छोटा सा सवाल है, आसान सा। ओके, उसके बाद बैंक ऑलरेडी मैंने ले लिया हुआ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे पहुंचे हुए थे, आगे कहता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। यहाँ पे हमें दिया हुआ था एसेट, और मैंने आपको एक छोटी सी बात अर्ज की थी कि जहाँ तक हो सके मुमकिन इस टॉपिक में आप एसेट को और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अलग रखना। ठीक है, अब फिक्स एसेट की उसने तो बुक वैल्यू दी हुई है, मैं कह रहा हूँ इसकी कॉस्ट मैं निकाल सकता हूँ। ऐड कर। कैसे निकाल सकता हूँ? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सवाल में गिवन है। यस सर। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 5, ध्यान से देख लो ज़रा, ये 10 है, हाँ ये ओपनिंग है 5605 और ये क्लोजिंग है 7470। 5605 क्लोजिंग 7470। वैसे हो ही गया सवाल, मैं बातों बातों में कर ही गया हूँ सवाल। अच्छा, अब यहाँ डायरेक्ट करने की बजाय मैं वर्किंग का तरीका सिखा देता हूँ। ठीक है भाई, फिक्स्ड एसेट्स आपको पता है, फिक्स्ड एसेट्स की जो कॉस्ट होती है उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस होकर तो फिक्स्ड एसेट्स की बीवी आया करती है। ठीक है, तो क्लोजिंग ओपनिंग। अब हमें सवाल के अंदर बुक वैल्यू क्लोजिंग गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग बुक वैल्यू गिवन है। ओपनिंग 12,340 है, क्लोजिंग 15,172। 12,340 ये बोला था मैंने, 12,340 और 15,172। और ठीक है, उसके बाद नहीं सॉरी क्या लिख गया मैं, हद हो गई यार। 12 बुक वैल्यू गिवन है, क्या कर रहे हैं बताएं तो सही। बुक वैल्यू 12,346 और 15,172। ठीक है, अब ये उसने हमें सवाल में दे दिया और ये भी उसने सवाल में हमें दे दिया 5605 माइनस और 7470 माइनस। तो फिक्स एसेट बैलेंसिंग निकल तो सकता है, ऑपोजिट जाना है तो इनको प्लस कर दें उनमें, तो डायरेक्ट भी हो सकता था, मुझे पता है जो आप कह रहे थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट क्या, इधर कर लो ये काम, ज़रा काम देगा आगे भी, 1-2 जगह पे मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ पे ये ऐसी वर्किंग करना काम देगी। फिलहाल तो बताओ ज़रा। 17951 और 642। लो जी, ब्रॉड डाउन 44642 है और कैरी डाउन 17951। इसको अलग करने का फ़ायदा पता है क्या है? यहाँ से एकदम से जल्दी से डेप्रिसिएशन निकल आती है और यहाँ से एसेट की कॉस्ट अलग से निकल आती है एडिशंस की। अच्छा, ये वर्किंग का जो तरीक़ाकार है ये हम अगले मेथड में ना जाकर यूज़ किया करेंगे जब हमें नेट डेटर्स बैलेंस शीट में दिए होंगे और प्रोविजन अलग दी होगी और हमें ग्रॉस डेटर्स चाहिए होंगे, तो हम ऐसे ही निकाला करेंगे। बहरहाल एक वर्किंग भी छोटी सी सीख ली हमने। ला भी ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, ये भी हो गए। अब आगे क्या कहते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है ओपनिंग और क्लोजिंग। क्या करें इनको? इग्नोर। क्यों? क्योंकि डेटर्स ऑलरेडी क्या हैं, नेट हो चुके हैं। नेट ना होते तो नेट कर लेते। ठीक है, सही है। और बैड डेट रिटर्न ऑफ तो हैं ही नहीं सिरे से, होते तो उन्हें भी क्या करते, इग्नोर। एक एडजस्टमेंट रहेगी ड्यूरिंग द ईयर। फिक्स्ड एसेट कॉस्टिंग 1500, अब 1500 भी लिखो भाई, 1500। क्यों? क्योंकि एसेट अकाउंट कॉस्ट से बना लिया ना। ठीक है, तो 1500 चलो यहीं बना लो डिस्पोजल अकाउंट। अब क्या आप दूर जाना, सारा सवाल इधर ही, सवाल के आसपास ही सवाल कर दिया हमने, है ना। तो डिस्पोजल अकाउंट में ये 1500 आ गया। कहाँ से जी? फिक्स एसेट के अकाउंट से। ओके, ये कहाँ चला गया भाई? डिस्पोजल में। आई कहता है हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 867,
इसका मतलब अगर मैं इसको यूज़ करते हुए एक्यूमुलेटेड डेप्शन निकालना चाहूँ, पता तो है ना कि बुक वैल्यू किसके बराबर होती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के, और एक्यूमुलेटेड डेप्शन अगर चाहिए तो कॉस्ट प्लस वीडी। कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू भाई, सर कॉस्ट ठीक है। तो कॉस्ट सवाल में गिवन है 1500, बुक वैल्यू गिवन है 867, तो एक्यूमुलेटेड डेप्शन कितनी आ गई 633। 633। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, ये वो फिगर है जो इस अकाउंट में से डेबिट होती है और डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट होती है। अब जब ये अलग लिख लिया तो यहाँ से हमें जो है वो डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर भी एकदम से मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आगे वो क्या कहता है जी वॉज सोल्ड फॉर 1284, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट 1284। हाँ भाई, सवाल ख़त्म हो गया। बताओ, इसका गेन ही आ रहा है मेरे ख्याल से, तो 1500 में से भी 633 माइनस हो जाएं, यानी खुद देखो ना, 867 वाली चीज़ के 1200 मिल रहे हैं तो गेन ही है। हाँ भाई, कितना 2151 417 417 का गेन आ गया, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये गेन रिवर्स करें, इधर आए देखें, प्रॉफिट की फिगर तक आते आते ये गेन ऐड हो चुका होगा तो लेस कर दे। तो लेस कर देते हैं जी। गेन ऑन डिस्पोजल, वर्किंग नंबर जो भी होगी वो वर्किंग नंबर बता देना, ठीक है ना। कितना है भाई, 417 417, लेस हो गया, यस सर। डन हो गया जी, ठीक है। उसके बाद अगर आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो उसमें कैश रिसीव्ड है ऑन डिस्पोजल, और सवाल में गिवन था 1284, रिसीव हुआ इनफ्लो है, ठीक हो गया। ये अकाउंट गया ये अकाउंट सही है, सवाल तो ख़त्म हो गया है। तो बैलेंस करना शुरू करें अकाउंट्स को, जल्दी करें। हाय अल्लाह, ये सेट पे पहुंचने जल्दी करो। नहीं, मैंने बोला था करवा भी दिया सवाल, ठीक है ना, ये ना समझना कि ये करवाया ही नहीं, दूसरे भी करवाऊंगा इसी तरह से। 25191 ज़रा चेक कर ले भाई, 2 दफ़ा किया है। मैं भी कैलकुलेटर ना उठा लूँ, साथ साथ दोनों करते जाएंगे, ज़रा अकेले हो ना आप, हैं शक पड़ रहा है तुम्हें, देख लो भाई, ये दिन भी देखने थे, कैलकुलेशंस भी खुद करनी पड़ रही हैं। हाँ भाई, 44642 में से 1500 माइनस किया और 17951 माइनस किया, 25191, ठीक है जी। इधर देखो भाई, साथ साथ लिखवाते भी जाओ। ये कैश पेड फॉर एडिशन, सिर्फ एडिशंस इन पीपीई भी लिख सकते थे, ठीक है ना, और वर्किंग का रेफरेंस भी दे दोगे। आ गया ही 25191 नेगेटिव, ठीक है, सही हो गया। कैश फ्लो यही बनती चली जा रही है। नेक्स्ट, ये डन है। अब इसका बताओ भाई, किस तरफ आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, टू 498 है। यस सर। ये बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आ रही है तो डेप्रिसिएशन ही हो सकती है। अब यही डेप्रिसिएशन तो हमें चाहिए थी, ताकि हम यहाँ तक आते हैं जो माइनस हो चुकी है, नॉन कैश है, इसको हम ऐड बैक कर दें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और आज हमें ये कैलकुलेट करना पड़ा, वर्किंग का रेफरेंस दे देना, जो भी नंबर लगा हुआ, मैंने नंबर नहीं लगाया ना, मेरा इरादा कोई नहीं था सवाल कराने का, और बस फिर हो गया एक्सीडेंटली, समझो 2498 ऐड हो गया, ठीक है। ये अकाउंट भी गया, ये तीनों अकाउंट्स हो गए, ठीक है। अब इधर क्या रह गया, कैपिटल का अकाउंट है, ज़रा चेक कर लो कैपिटल का अकाउंट बैलेंस हो रहा है।
हाँ भाई, क्या 5450 आ रहा है? हैं? यस ना कह दे, कैलकुलेट कर। मेरे से भी तो गलती हो सकती है, इतने करीब से वैसे ही फिगर पता नहीं क्या नजर आ रही होती हैं। इतनी देर की कैलकुलेशन नहीं है वैसे बाय द वे। 27,942 है, 3161 है, 3120 है, 33,433 है। यस सर, यही आती है। बड़ी मेहरबानी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ये फ्रेश कैपिटल इंजेक्टेड लिख लूँ, फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड या इंजेक्टेड, वर्किंग का रेफरेंस दे लेना 5450। कोई लोन शोन तो नहीं आया बोलो, तो ये इनफ्लो है, ठीक है जी। और यही एक है, बस टोटल कर दें। तो ये टोटल करो ज़रा जल्दी से, ये मैं कर देता हूँ 5450। खैर वो भी मुझे करने ही पड़ने आज तो, चेकिंग। जी क्या आया आंसर? 3656। 3656 पॉजिटिव। यस सर। चलो आप ये नीचे वाले दोनों टोटल चेक करो, ये मैं कर लेता हूँ। 3161 माइनस 417, ये सही नहीं है। अच्छा कोई रह तो नहीं गया? हाँ एक रह गया, 3120 सही है भाई। 3656, ये माइनस 50907 है हैं? ये अंकल हैं तो निकालो ना, चेक करो, मैंने लिखा है। टू थ्री 907। ये यस सर, 23 907। देखा, मैंने चेक करने के लिए गलत लिखा था। ऐसी कोई बात नहीं है, गलत कैलकुलेशन हुई थी जी। वैसे भी आदत नहीं रही कैलकुलेशन करने की। हाँ 23907। चलो अब ग्रैंड टोटल करो। (3656 माइनस 23907 प्लस 5450 14801। नेगेटिव। ए प्लस बी प्लस सी नेगेटिव, ये आ गया जनाब हमारे पास नेट कैश फ्लोज। ठीक है जी, इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वर्किंग 1 से। ओहो टोटल ही नहीं किया, टोटल कर भाई। 225 पॉजिटिव है और 1616 नेगेटिव है, तो 1391 नेगेटिव आ गया। ठीक है जी, ये 1391 इधर नेगेटिव बन गया और इसका आंसर, अच्छा अब इसका टोटल कर लेते हैं। 442 पॉजिटिव है, 2545 नेगेटिव है, प्लस 4911 पॉजिटिव है, 280 नेगेटिव आ गया। बताओ सही नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ है। यस सर, सही नहीं है। ये तो और वो 16192 है। ये नीचे वाले इधर 14801। चेक कर लेना यार, 3656 पॉजिटिव है, 23907 नेगेटिव है, फिर 5 पॉजिटिव है, तो ठीक तो आ रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ सोल्यूशन यार, कसम से कैलकुलेशन ही नहीं होती तुमसे, मुझसे तो वैसे नहीं होती।
कौन अब बैठ के चेक करे, अच्छे भले मेरे बच्चे आते हैं भाई, कल आ जाओ यार, इस एक बच्चे से तो कुछ नहीं होने वाला। और दूसरा आता था और दूसरा आता था तो क्या तुम नहीं आते थे? तुम्हें नहीं करनी होती कैलकुलेशन, उसने छुट्टी कर लिया है। क्वेश्चन यार अब ये हो गया। हाँ भाई चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो कहाँ गलती हुई है। देखो 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 देखो, कोई चीज़ रह तो नहीं गई। ये देखो भाई आंसर 5 3161। उसके बाद नेट कैश फ्लो 3656 है, बिल्कुल पॉजिटिव ठीक आ रहा है। फिर 4907 कह रहे हैं जी, इसका इसका ये एडिशन तुमने सही नहीं निकाला, इसका मतलब है एडिशन में कोई गड़बड़ है। 17,951 25, चलो देख लेते हैं। 1284 तो सही आ रहा है ना। उसके बाद इस फिगर में मसला है, इस फिगर में मसला है। इसका लेजर ओपन करता हूँ मैं, पहले ये सब मिटा तो दूँ ताकि आप देखते तो रहें सोल्यूशन साथ साथ। घर पे किया नहीं था आपने ये सवाल वैसे? आंसर नहीं था तो कैश फ्लो टैली तो हो जाती है ना, पता तो लग जाता है ना। आंसर नहीं था, बात करता चोरी पकड़ी गई है भाई इसकी। वर्किंग 5 फिक्स एसेट अकाउंट 17951 ओपनिंग है, देखो उस तरफ भी ओपनिंग है, ये फिक्स एसेट का अकाउंट बना हुआ है, नज़र आ रहा है? साथ हमारा भी फिक्स एसेट का अकाउंट बना हुआ है, नज़र आ रहा है? उसमें क्लोजिंग को ओपनिंग लिख दिया, आई थिंक हमने ओपनिंग को क्लोजिंग, पता नहीं क्या किया आपने, ये पता नहीं कहाँ से 44 लिखवा दिया आपने मुझे। ये ओपनिंग है 17,951 और ये क्लोजिंग है 22,642। ठीक है, पता नहीं ये कहाँ से लिखवाया आपने, मैंने भी लिख दिया। ठीक है भाई, सही बता दो, कोई नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। हाँ भी बोलो 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 बोलो। और ये ओपनिंग निकाला था ना, ये ओपनिंग एसेट और ये ओपनिंग क्लोजिंग एसेट। ठीक है, 500 की डिस्पोजल में बैंक दी थी कॉस्ट, बताओ जल्दी से। 6191 6191। ठीक है, अब इसको सही कर लो, ये 5 समथिंग आ रहा था। 4907। अब 1 2 3 का टोटल करो तो सर होते आप ही देख लो। 4199 आ रहा है। यस सर, 4199 पॉजिटिव। यस सर, 4199 पॉजिटिव आ गया, यस सर। और 1391 जब उसमें से माइनस किया तो आंसर है 2808। अब ठीक हो गया, तो ये घर पे ही हो जाना चाहिए था ना तुम्हारा। अच्छा जी सुने, देखें चलें, अच्छा ही हो गया, इस तरह से गलती हो गई हम दोनों से। ठीक है, आप देखें कि कैश फ्लो टैली नहीं हो रही थी, तो हम अभी तो मैंने सोल्यूशन ओपन कर लिया, 1 मिनट मैंने देख लिया गलती कहाँ पे थी। पर्चे में जो ये कैश फ्लो टैली ना करे, ठीक है, तो आप शुरू से सवाल को देखना शुरू कर दें, तो अल्टीमेटली फ़र्क कितना को पड़ा? सिर्फ और सिर्फ एक इस फिगर पे फ़र्क पड़ा था, बाकी सारा सवाल हुआ था। तो एक फिगर का 0.5 या 1 मार्क जो था यहाँ प्रेजेंट करने का, बस वो कटा हुआ था। लेकिन आप 10-15 मिनट लगा के इसको सही करके इसको टैली कर भी लें तो अगले सवाल में 10 मिनट में आसान 10 नंबर मिल जाने थे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि कैश फ्लो में जो हाथ यहाँ रखें क्लोजिंग में, ये घर आके उठाएं। का मतलब क्या होता है कि अगर नज़र आ रहा है, एक दफ़ा सिर्फ टोटल देख लो, 1-2 मिनट में नज़र आ गई गलती, ठीक है, नहीं आई नज़र, ठीक है ना, बस कैश फ्लो टैली करने नहीं बैठ जाना। ठीक है, तो ये पास पेपर 5 हो गया आपका। ओके
अच्छा जी, यहाँ तक को मसला है तो बताएं। अच्छा जी, हाँ जी, आइए सेठ की बात हम कर रहे थे। कुछ याद है आपको? आपको याद हो कि ना याद हो, मुझे तो याद है। मेरे ख्याल से इतना को हो जाए तो नज़र आता रहेगा सबको, है ना। अच्छा जी, ये हैंड आउट आप लोगों के साथ मैंने कोई नहीं शेयर किया क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। बहरहाल पेज नंबर्स का इशू होगा तो वो ज़ाहिर है आपकी बुक आजकल में आपके पास आएगी तो उस पर सही वाले पेज नंबर्स होंगे, लेकिन नोट्स थे यही इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं कटवाता जाऊंगा, वो आपने काटते जाना है, ओके। साथ साथ पढ़ते भी जाएंगे हमारे सिलेबस से जो बाहर की चीज़ें हैं। मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि अकाउंटिंग पॉलिसी होती क्या है। अकाउंटिंग पॉलिसी है प्रिंसिपल्स, बेसिस, रूल्स एट्सेट्रा, ठीक है जी। किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? अप्लाई होते हैं, अप्लाइड इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। तो ये सिर्फ ब्लू वाली ग्रीन वाली चीज़ याद रख लें, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? प्रिंसिपल्स, बेसिस, कन्वेंशन, रूल्स अप्लाइड इन प्रिपेयरिंग, हाँ, बाय अप्लाइड। इसको ना इसको भी और शॉर्ट कर सकते हैं हम, यानी इस एंटिटी को हम उड़ा दें बीच में से। हाँ, एंटिटी नहीं, जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी उसी ने अप्लाई करना है। अब ये बात ज़्यादा बेहतर होगी, ठीक है। तो हाँ भाई, क्या डेफिनेशन जी इसकी? अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती हैं जी? प्रिंसिपल्स, बेसिस, कन्वेंशंस, रूल्स अप्लाइड इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक हो गया जी। एग्जांपल्स क्या हैं? IAS2 परमिट्स टू चूज बिटवीन FIFO और EFCO, ठीक है जी, ओके। उसके बाद IAS40 परमिट्स टू चूज बिटवीन फेयर वैल्यू मॉडल और कॉस्ट मॉडल। ये FIFO EFCO था IAS2 का, इतनी बात बस याद रख लेनी है। और ये फेयर वैल्यू और कॉस्ट मॉडल IAS40 का है, ठीक है जी। और कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट ये है IAS23 का, ठीक है जी। उसके अलावा ये तो बिल्कुल भी ना पढ़ें आप, नंबर 3 जो है, ठीक है ना। नंबर 3 जो है ये असल में ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़ने हैं जाकर FAR2 के अंदर, वहाँ पे जाकर फिर आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। बल्कि अगली बात भी अब तो यहाँ से निकल गई, पहले ये FAR1 के अंदर हुआ करता था आपका IFRS 15, अब तो ये भी सिलेबस से निकल के FAR2 में चला गया। और IAS38 भी आपने FAR2 में ही पढ़ना है। बहरहाल इसकी बात यही है यहाँ पे, वो ये कह रहा है कि वो कहना ये चाह रहा है यहाँ पे कि IAS38 ने कहा हुआ है कि आपने जो एक्सपेंस होता है ना, इंटेंजिबल बनाने के लिए जो एक्सपेंस होता है उसको आपने एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करना, वो एक्सपेंस रिसर्च एक्सपेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस में आप ले जाते होते हैं। तो बहरहाल ये जो है ना 3 चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं हैं, तो आप इनके साथ छोटा छोटा क्रॉस लगा दें। एग्जांपल्स के अंदर आपको MCQ में अगर पूछे भी तो आपसे वो पूछेगा इन्हीं 3 चीज़ों का, IAS2 का FIFO EFCO, IAS40 का फेयर वैल्यू मॉडल और IAS23 कैपिटलाइजेशन बोरिंग कॉस्ट। ये जो ऑप्शन कहीं पे ऑप्शन है, कहीं पे मैंडेटरी है, कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड की तरफ से, ये कहलाती हैं हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये एग्जांपल्स थी, ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है जी अकाउंटिंग पॉलिसी की सिलेक्शन कैसे हो। हमने कहा जी ये तो कोई मसला ही कोई नहीं है। अकाउंटिंग पॉलिसी, अभी हम पहले क्या बात कर रहे थे जी, अकाउंटिंग पॉलिसी होती क्या है, ठीक है ना। पहले क्या बात हुई है जी, अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या। अब अगली बात कर रहे हैं सिलेक्शन कैसे करें। चलो, अकाउंटिंग पॉलिसी तो हमने कह दिया बेसिस, रूल्स, कन्वेंशंस हैं जो कि अप्लाई होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में। तो सिलेक्शन कैसे करें अकाउंटिंग पॉलिसी की, तो हमने कहा जी तरतीब होगी थोड़ी सी, ज़रा ध्यान कर लें।
आपके पास अगर कोई चीज़ आई है तो सबसे पहले ये देखें, आपके सामने एक चीज़ आ गई, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके सामने ये एक जो है वो टेंजिबल एसेट है, तो आप देखो कि इसका कोई रेलेवेंट स्टैंडर्ड है, अगर है तो आप उसके ऊपर अप्लाई कर दो IS 16। आप कहते हो नहीं जी ये जो हमारे सामने चीज़ आई है इसके ऊपर इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इंटेंजिबल है, IS 38 मौजूद है, वो लगा दो। आपने कहा नहीं जी ये तो हमने रेंटल पर्पज़ के लिए रखा हुआ है, आपने कहा कोई बात नहीं, IS 40 मौजूद है, इसके ऊपर आप IS 40 लगा दो। आपने कहा नहीं नहीं जी ये तो हमारी बकरी है, गाय है, भैंस है, ये तो बायोलॉजिकल एसिड है, तो ये IS 16 लगा दें, IS 38 लगा दें, IS 40 लगा दें। हमने कहा नहीं 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 नहीं, आप इसके लिए स्टैंडर्ड मौजूद है IAS 41, आप वो लगा दें। तो क्या मतलब, सबसे पहले तो आपने जब अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करनी हो ना, किसी भी आइटम के बारे में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आने वाला कोई भी आइटम है, जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लाने लगें तो कोई आपको अकाउंटिंग पॉलिसी उसके लिए आपको सिलेक्ट करनी है, तो सबसे पहले आप देखें कोई रेलेवेंट IFRS है, और अगर उसका रेलेवेंट IFRS मौजूद नहीं है तो फिर दूसरे स्टेप में आप मूव कर जाएं, कोई सिमिलर IFRS है, जैसे IS 16 जब नहीं था तो IS 38 जब नहीं था इंटेंजिबल्स का स्टैंडर्ड, तो IS 16 के मुताबिक IS 38 को भी ले लेते थे कि यार उस जैसा ही है, बस एसेट नज़र नहीं आ रहा ना, बात समझ रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आप रेलेवेंट स्टैंडर्ड देखें, नहीं है तो आप सिमिलर स्टैंडर्ड की तरफ जाएं, अगर वो भी नहीं है तो फिर फ्रेमवर्क की तरफ चले जाएं। थोड़ी सी बात क्लास के अंदर हुई थी, ठीक है। तो अप्लाई नंबर 1 क्या है जी, अप्लाई रेलेवेंट IFRS, फिर इफ़ नो IFRS देन अप्लाई जजमेंट, देन अप्लाई जजमेंट इन फॉलोइंग ऑर्डर। क्या मतलब, यूज similar IFRS, if no similar IFRS use framework, we can also refer to pronouncements वगैरह वगैरह। क्या मतलब कि आप तो IAS और IFRS को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा आइटम आ गया है जिसकी आपके इन स्टैंडर्ड्स में कोई गाइडेंस नहीं है और US गैप्स के अंदर उसकी गाइडेंस पड़ी है, तो आप सिमिलर अकाउंटिंग बॉडी की किसी और अकाउंटिंग बॉडी की तरफ चले जाएं जिसकी जो स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया उसके बारे में आप वो अडॉप्ट कर लें, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऑर्डर क्या बना भाई, सबसे पहले तो रेलेवेंट IFRS लगाओ, ना लगे तो जजमेंट लगाओ इस फॉलोइंग ऑर्डर में। पहले देखो कोई सिमिलर IFRS है, काम चला लो, नहीं है फ्रेमवर्क अप्लाई कर लो, ठीक है, या किसी और रेलेवेंट बॉडी को भी आप फॉलो कर सकते हो अगर उन्होंने ऐसा कोई स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी हो, उन्होंने कोई स्टैंडर्ड बनाया हुआ हो तो, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे क्या कहते हैं जी, इन्वेंट्रीज अगर आपके सामने आई हैं तो क्या करो, रेफर IS 2, PPE आया है तो रेफर IS 16, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आया है तो रेफर IS 40, ठीक हो गया। ओके, कंसिस्टेंसी बहुत से ज़्यादा ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो आपके जो रिकॉर्ड्स हैं, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो कंपेरेबल ही नहीं है। जैसे आप FIFO यूज़ कर रहे हैं इस साल, अगले साल आप FIFO पे चले जाएं, अगले साल फिर FIFO पे आ जाएं, तो ओवर द ईयर्स आपका अपना कंपैरिजन ही कोई नहीं रहना, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ भी ऑप्शन मौजूद है ना, यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, जहाँ ऑप्शन नहीं है वहाँ तो नहीं है, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना है तो करना है, ठीक है ना, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना है तो करना है। या यहाँ पे उसने कहा, चलो ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, बहरहाल IS 38 में उसने कहा रिसर्च को एक्सपेंस आउट करना है तो करना है, वहाँ ऑप्शन नहीं है। लेकिन जैसे ऊपर ऑप्शन दिए थे उसने, FIFO लगा लो या FCO लगा लो, या फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ कर लो या कॉस्ट मॉडल यूज़ कर लो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, लेकिन ये ऑप्शन है एट इनिशियल रिकग्निशन, ठीक है। आपने इसको कौन से मॉडल को सिलेक्ट कर लिया, यानी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, आपने एक बार सिलेक्ट कर ली, पॉलिसी बन गई आपकी, आपने ऑप्शन एक बार सिलेक्ट कर ली, अब आपकी वो पॉलिसी बन गई। अब जब पॉलिसी सेलेक्ट हो गई है, पॉलिसी आपने अडॉप्ट कर ली है, तो फिर उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है, और चेंज करने की 2 ही सूरतें बताई हुई हैं। ये मैंने पढ़ाई हुई बातें तो दोबारा ज़रा रिकैप करके आ रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है इसकी MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पर याद नहीं करना, समझना है, और समझ आपको आई हुई है ऑलरेडी, थ्योरी आपने सारा न्यूमेरिकल्स किए हैं आपने इसके। तो कंसिस्टेंसी हो भाई इन अप्लाइंग, ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या, वंस अ पॉलिसी इज सिलेक्टेड एंटी मस्ट अप्लाई इट विद कंसिस्टेंसी सो दैट फिगर्स कैन बी कंपेयर्ड ओवर ईयर्स, ठीक है। जैसे अप्लाई FIFO इन ईच ईयर टू मेक कंपैरिजन ओवर ईयर्स, ठीक हो गया जी। अच्छा,
रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव क्या है ये बताया हुआ है आपको। मैंने आपको कहा था कि अगर चेंज इन एस्टीमेट हो, अगर चेंज इन एस्टीमेट हो तो सिर्फ करंट ईयर को छेड़ो, सिर्फ करंट ईयर को छेड़ो और फ्यूचर ईयर्स को छेड़ो, पास ईयर को छेड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसी बात हुई थी। तो अगर हम पास को नहीं छेड़ रहे तो इसको कहते हैं जी प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। ठीक है जी, कि इफेक्ट ऑफ चेंज जो है वो सिर्फ करंट और फ्यूचर ईयर्स को जा रहा है, जैसे चेंज इन एस्टीमेट में हम करते थे। ठीक है, और अगर आपने इफेक्ट ऑफ चेंज दे दिया है पास्ट को भी, करंट को भी, फ्यूचर को भी, जैसे कि प्रायर ईयर एरर पकड़ा जाता था तो हम पिछले सालों को भी सही करके आते थे, चेंज इन पॉलिसी आ जाता था तो हम पिछले सालों को भी सही करके आते थे, तो इसको कहा जाता है रिट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, अच्छा अब अगली बात बड़ी अहम है, आगे आनी है थ्योरी में, लेकिन मैं यहीं पे बात करता चलूँ, मेरा दिल कर रहा है। ठीक है, अगर प्रायर ईयर एरर है तो भी रिट्रोस्पेक्टिवली हम सही करते हैं, और अगर चेंज इन पॉलिसी है तो भी रिट्रोस्पेक्टिवली हम उसको जो है वो सही करते हैं। ठीक है ना। अब अगर तो कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगी ना, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इसके लिए ना मैं माजरत खा हूँ, क्वेश्चन बैंक नंबर 2 का आपने नोट घर पे बनाया था? वो अपने होमवर्क में हाँ बनाया था, उसका सोल्यूशन भी मौजूद है, देखा था? देखा था, सही हो गया था? नहीं यार, ये तुमने फ्रॉड लगा, तुम्हारी आंखें मुझे बता के तुमने झूठ बोला। नहीं, मुकम्मल सही नहीं, हुआ ही नहीं था। बहरहाल चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रेफर करेंगे आप, और क्वेश्चन बैंक नंबर 2 मोहानी। ठीक है, तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अगर हो तो हम उसको अप्लाई करते हैं, कुछ गलत तो नहीं हुआ अगर रीस्टेट करें, अप्लाई करते हैं जहां तक पॉसिबली वापस जा सके, तो इसको रिट्रोस्पेक्टिव तो कहते हैं। ठीक है, लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट नहीं कहते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कहते हैं। यानी कि अकाउंटिंग पॉलिसी को अप्लाई करना रिट्रोस्पेक्टिवली, पिछले जहां तक जा सके वहां से अप्लाई करते हुए लेकर आना। ठीक है, सही है। तो अगर पॉलिसी होगी, चेंज इन पॉलिसी होगी, तो हम उसको कहेंगे कि हमने रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करनी है इसकी। ठीक है, और अगर प्रायर, चलो ठीक है, हाँ, करेक्शन ऑफ प्रायरी, करेक्शन लिख लें, करेक्शन ऑफ प्रायर ईयर एरर हो, इसके लिए आप बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन बैंक 1 भी ले सकते हैं आप, एटसेट्रा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे, एरर्स 3-4 सवाल किए थे एरर वाले। ठीक है ना। अगर आप करेक्शन ऑफ प्रायर ईयर करते हैं तो उसमें भी आपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को सही करना होता था। ठीक है ना, लेकिन यहां पर रिट्रोस्पेक्टिवली सही तो करते हैं, एप्लीकेशन नहीं होती कि जो अप्लाई नहीं हुई तो अब अप्लाई कर दो जाके, इसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। क्या मतलब? पिछले पीरियड्स को रीस्टेट कर दो। क्या कर दो? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, 1-2-3 MCQs जो हैं वो इसके ऊपर भी बन सकते हैं। ठीक है ना, वो सिर्फ रिट्रोस्पेक्टिव यूँ लिख दे, क्या कोई एरर लिख कर कहे कि इस एरर को सही करना है इस सेट के मुताबिक, ये क्या कहलाएगा? रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट या चेंज इन एस्टीमेट। तो ऐसी को बात करेगा तो आपको सिलेक्ट करने के लिए सही वाला ऑप्शन ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिख लो अपने नोट्स के अंदर, तो आपने कॉपी कराई नहीं होनी, बुक का इंतजार कर रहे हैं, सही भी है, ठीक है, बुक का इंतजार कर लें, वहाँ पर लिख लीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल इसकी आप पिक्चर ले लें भाई, और आप लोग इसको अपने पास रजिस्टर्स पे नोट कर लें, फिर मैं आगे बढ़ूँ। तो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन और रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट का फ़र्क समझ आ गया? रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कहते हैं अगर पॉलिसी में चेंज आया तो उसको अप्लाई किया हमने जहां तक जा सके पिछले सालों में, और रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट कहते हैं को प्रायर ईयर एरर था उसको सही किया तो चीज़ें फिगर से रीस्टेट हो गई। ठीक है, सही हो गया।
अब है चेंज इन पॉलिसी। चेंज इन पॉलिसी के बारे में कहता है स्टैंडर्ड, ये चेंज पॉलिसी नहीं करना पसंद नहीं है मुझे, ठीक है। क्या कहता है जी, पॉलिसी को कंसिस्टेंटली अप्लाई करें। चेंज सिर्फ दो सूरतों में मुमकिन है, या तो स्टैंडर्ड बदल जाए या मैनेजमेंट ये समझती हो कि बेटर प्रेजेंटेशन मिलेगी चेंज करने से पॉलिसी को, ठीक है। एन एंटिटी मस्ट अप्लाई कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर सिमिलर ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। फॉलोइंग इज द डिस्कशन ऑन व्हेन वी कैन चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी। जी दो ही सूरतें हैं। पहली सूरत है इट इज रिक्वायर्ड बाय IFRS। एग्जाम्पल के तौर पे रिवाइज्ड IAS 23 now requires all borrowing costs to be capitalized in respect of qualifying asset, पता ही है आपको, ठीक है। LIFO is no more allowed as per IAS 2 और C को काट दें, IFRS 16 आपने आगे जाके पढ़ना है, ठीक है। ओके काट दिया इसको, बुक आया ना, तो ये रेड जो कर रहा हूँ ना ये काट लेने हैं आपने, ठीक है ना। अच्छा अब मिसालें दो आ गई। एक IAS 23 पहले मैंने कहा था, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 कराते बताया था, IAS 23 पहले ऑप्शन देता था, लेकिन अब उसने मस्ट कर दिया है कि क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर अगर कोई आपने बोरिंग कॉस्ट पे किया तो उसकी कॉस्ट में आपने उसको ऐड करना है, ठीक है। सही हो गया, चले। अच्छा अब कैसे करें, रिट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव? चेंज इन पॉलिसी है, रिट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है, प्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है। ये बात बड़े ध्यान से सुनने वाली है, क्योंकि ये चेंज वॉलंटरी नहीं है। ये चेंज वॉलंटरी होती तो फिर कोई ऑप्शन नहीं था, फिर स्टैंडर्ड ने कहा था, डंडा दे के कहा था कि भाई रिट्रोस्पेक्टिव, जहाँ तक जा सको जाओ, ठीक है। लेकिन जब स्टैंडर्ड रिक्वायर कर लेना चेंज इन पॉलिसी में, स्टैंडर्ड बदल जाए असल में और चेंज इन पॉलिसी रिक्वायर्ड हो, तो स्टैंडर्ड की ट्रांजिशनल प्रोविजंस पढ़ के देखते हैं स्टैंडर्ड क्या कह रहा है। अगर स्टैंडर्ड कहे लाजमी करो रिट्रोस्पेक्टिव, मजबूरी है। अगर स्टैंडर्ड कहे नहीं बिल्कुल भी नहीं जाना आपने वापस और प्रोस्पेक्टिवली करो, तो फिर वापस नहीं जा सकते। और अगर स्टैंडर्ड कहे मर्जी या जो मर्जी करो, तो फिर हम भी मर्जी कर लेंगे। यानी अगर चेंज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड हो ना, तो फिर रिट्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है एप्लीकेशन और प्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है, सब्जेक्ट टू ट्रांजिशनल प्रोविजंस ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। लेकिन अगर वॉलंटरी हुई ना, वॉलंटरीली मैनेजमेंट ने कहा कि नहीं जी हमें लगता है कि बेटर प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है, मुझे लगता है क्लास ज़्यादा लंबी होगी, लेकिन चलो थोड़ी सी बात रहा, मज़ा आ रहा है, अच्छा जा रहा है, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आज तो आप ये भी नहीं कह सकते यहाँ पे शोर, घर बैठे शोर मचाओ, हैं, मन तो नहीं कर सकते क्लास को। तो मैनेजमेंट ने कहा नहीं जी ये ज़्यादा बेहतर है कि हम इसको इस तरह से प्रेजेंट करो, FIFO से ज़्यादा बेहतर है, ऐप को ज़्यादा अच्छा समझाएगा लोगों को, ठीक है, ये मार्केट ऐसी है कि इसमें एवरेज रेट ज़्यादा बेहतर है। तो स्टैंडर्ड ने कहा ठीक है करो अप्लाई, लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव इज़ अ मस्ट, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। अब पढ़ के देखो, वो कहता है जी अगर रिक्वायर्ड बाय IFRS है चेंज, तो कैसे करो, हाउ, रिट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव, फॉलो द ट्रांजिशनल प्रोविजन गिवन इन स्टैंडर्ड, मे बी प्रोस्पेक्टिव मे बी रिट्रोस्पेक्टिव। और ठीक है, आगे कहता है इफ नो ट्रांजिशनल प्रोविजंस आर गिवन रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड। अगर स्टैंडर्ड खामोश हो जाए तो फिर खामोशी का मतलब IAS 8 का जनरल रूल ही है कि आपने चेंज इन एस्टीमेट को रिट्रोस्पेक्टिवली करना है अप्लाई, ठीक है। अच्छा और कब कर सकते हैं चेंज? दूसरा ऑप्शन है व्हेन प्रोवाइड रेलेवेंट और व्हेन मैनेजमेंट बिलीव्स, यहाँ पे लिखना चाहिए था, अच्छा आगे लिखा हो मैनेजमेंट डिसीजन, प्रोवाइड रिलायबल एंड मोर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी वॉलंटरी किया आपने, वॉलंटरीली किसने डिसाइड किया? मैनेजमेंट ने डिसाइड किया। तो स्टैंडर्ड ने कहा फिर तेरे जिन कड्डा, जैसे उन्होंने, हमने क्वेश्चन बैंक 2 में किया था, FIFO से एफको या पता नहीं एफको से FIFO पे चले गए थे, चेंज इन पॉलिसी था। कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल में चले जाओ IAS 40 में, दिस इज चेंज इन पॉलिसी। क्या करो? रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। लेकिन एक बात आपको मैंने उस दिन ही बता दी थी, IAS 16 और चीज़ है, ठीक है ना। IAS 16 में कॉस्ट मॉडल हम यूज कर रहे थे, रीवेज मॉडल पे चले गए, स्टैंडर्ड कहता है ये चेंज इन पॉलिसी तो है लेकिन इसको रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं करना, बल्कि ये मेरे स्कोप से बाहर है, IAS 16 से पूछो, मुझे नहीं पता, ठीक है ना, आप IAS 16 से पूछो वही बताएगा। तो उन्होंने कहा था नहीं, आप इसको, है तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, लेकिन इसको बस जिस साल में चेंज हुआ उसी साल और उससे अगले सालों के अंदर इसका इम्पैक्ट लो, वापस न जाना, ठीक है ना। पता नहीं क्यों कहा, हमें इससे क्या। अच्छा हाँ भाई,
अब देखो ये डेफिनेशंस, एक एक डेफिनेशन, एक एक पैरा आपके सामने होगा और बड़ी आसानी से आप इसको करते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे कहता है एप्लीकेशन ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी टू ट्रांजैक्शंस, अदर इवेंट्स एंड कंडीशंस एज इफ दैट पॉलिसी हैड ऑलवेज बीन अप्लाइड। क्या मतलब? रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ जी? वो कहता है जी इसको रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन यानी कि चेंज इन पॉलिसी है, जहां तक जा सको जाओ, ये वो बात हो रही है, ठीक है ना। स्टूडेंट क्या कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ चेंज इन पॉलिसी ऐसे करो एज इफ इट हैड ऑलवेज बीन अप्लाइड, यानी जहां तक मुमकिन हो वापस जाओ, जा सकोगे, जैसे हमेशा से यही अप्लाइड रही है, ठीक है। वी रीस्टेट द फिगर्स एंड प्रोवाइड डिस्क्लोजर एज वेल। वी रीस्टेट द फिगर्स, चेंज करते थे फिगर्स को और लिखते थे रीस्टेटेड ऊपर, वो प्रॉफिट गलत है इसको सही करो, प्लांट गलत है सही करो, रिटेन अर्निंग गलत है सही करो, ऊपर आर रीस्टेटेड भी लिखते थे, याद आ रहा है? हाँ, ऐसे नहीं, ठीक है। तो रीस्टेट करते थे फिगर्स को एंड प्रोवाइड डिस्क्लोजर एज वेल, और डिस्क्लोजर्स भी देते थे भाई, याद है? डिस्क्लोजर क्या भाई? वही नोट जो आपने नोट बनाना सीखा है, ठीक है। जो नोट आप अहबाब ने बनाना सीखा है वो दोनों काम। तो इसका मतलब हमने रीस्टेट भी करना है फिगर्स को, और ठीक है, रीस्टेट भी करना है यानी गलती को सही भी करना है, और डिस्क्लोजर भी देना है यानी नोट भी बनाना है, और ये दोनों काम हमने किए तो हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे वो कहता है स्टैंडर्ड ने कहा जहां तक मुमकिन हो सके, क्या मतलब? ऐसे ले जाओ वापस इसको कि जैसे ये हमेशा से एप्लीकेबल थी। आपने कहा भाईजान हमारे पास तो पिछले 2 साल से पहले का लॉ हमारा कहता है 2 साल का रिकॉर्ड बस रखो मिसाल के तौर पे, तो हमने 2 साल से पिछला तो रिकॉर्ड ही जला दिया था, कौन रिकॉर्ड को मेंटेन रखे। सर ने कहा चलो 2 साल तक तो जा सकते हो ना, जाओ वापस। क्या मतलब? अगर इम्प्रैक्टिकेबिलिटी आ जाए रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन में तो जहां तक हो सके वापस जाओ, जहां पे ना जा सको फिर हाथ खड़े हो जाए, बस वहां से समझो कि अब आप माजूर हो, जहां माजूरी आ जाए वहां पे माफी है। माजूरी पे तो अल्लाह ने बहुत सारी माफियां दी हुई हैं माजूरों को, तो ठीक है। तो क्या कहता है इम्प्रैक्टिकेबिलिटी इन रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन में, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन माइट बी इम्प्रैक्टिकेबल, हो सकता है कि वापस जा ही ना सकते हो, रिकॉर्ड जल गया जी। अब 200 साल पहले जी हमारे आग लगी थी, सारा रिकॉर्ड ही जल गया था, कुछ बचा ही नहीं। मैं कह पिछले साल का तो पढ़ा है ना, उससे पिछला जल गया ना, हाँ जी पिछले साल का पढ़ा है, तो फिर पिछले साल तक जाओ, ये स्टैंडर्ड कहता है। यानी जहां तक इम्प्रैक्टिकेबिलिटी आ गई कोई मसला नहीं, जहां तक जा सको जाओ, ठीक है। क्या कहता है जी? रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन माइट बी इम्प्रैक्टिकेबल, इन दिस केस अ कंपनी मस्ट अप्लाइड फ्रॉम अर्लीस्ट पीरियड पॉसिबल, दिस में भी करंट पीरियड। कहता है जी पिछले साल नहीं, ये ऐसे साल, पिछले साल के आखिरी दिन आग लगी थी, पिछले साल का डाटा है ही कोई नहीं। सर ने कहा चल ठीक है यार, फिर है ही साल ही, ठीक है आज से अप्लाई कर दो, अब और क्या हो सकता है, जा तो तुम दे नहीं वापस, ठीक है। तो अगर आ जाए इम्प्रैक्टिकेबिलिटी, तो क्या करो? जहां तक हो सके मस्ट अप्लाई करो, अर्लीस्ट पॉसिबल पीरियड तक लाजमी जाओ, ठीक है। और आगे कहता है द रीजन ऑफ इम्प्रैक्टिकेबिलिटी कुड बी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, हो सकती है ये एक बात, ठीक है। अच्छा, चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी की एग्जांपल्स हैं, मेथड FIFO से एवको पे ले जाओ, ठीक है, IS2 में, ओके। फिर फेयर वैल्यू मॉडल से कॉस्ट या कॉस्ट से फेयर वैल्यू मॉडल पे चले जाते हो, चेंज इन पॉलिसी है। चेंज इन रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी, चलो ये जहन में रख लेना, कहीं MCQ में देना दे दीवाना होकर आई कैप, वरना तो ये सिलेबस में नहीं है आप, ठीक है ना, क्योंकि रेवेन्यू का स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ से निकल के जा चुका है FAR2 में, ठीक है, ओके। तो चेंज इन रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी जो है, चलो इसको जहन में रख भी लो तो कोई हर्ज नहीं है वैसे, लेकिन ये रेवेन्यू जो है स्टैंडर्ड निकल गया। अच्छा, क्लासिफाइंग कमीशन earned as revenue in statement of profit or loss having previously classified it as an other operating income। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पे आपका पहले कारोबार था, आप ना यार्न बेचते थे, यार्न धागा बेचते थे, ठीक है, आपकी अपनी स्पिनिंग मिल थी, आप जो है वो कॉटन ख़रीदते थे, कॉटन बेल्स की फॉर्म में ख़रीदते थे ज़मींदारों से, जिनिंग इंडस्ट्रीज़ से कॉटन बेल्स ख़रीदते थे और उनको
प्रोसेस करते थे और धागा बना के आगे जो है वो वीविंग इंडस्ट्री को बेच देते थे। तो आपकी सेल्स जो थी वो क्या हुआ करती थी, सेल होती थी यार्न, ठीक है ना, धागा, ओके, धागा बेचते थे आप। साथ ना आप थोड़ा बहुत ऐसे ही ना हल्की आंच पे जो है वो कुछ और लोगों से भी पकड़ते थे धागा, और आगे वीविंग का आपके कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा थे, आप उनका माल भी आगे बेच देते थे और कमीशन इनकम उनसे कमीशन ले लेते थे। ठीक है जी, सही है, बात समझ रहे हो? जिन्हीं आपका असल काम तो क्या था, धागा बना के बेचना, लेकिन कभी कभी आप किसी का बना हुआ धागा आगे बेच के कमीशन के ऊपर काम चला लेते थे, कभी कभी ऐसे भी हो जाता था। लेकिन अब ऐसा हुआ, हालात ऐसे बुरे हुए, गैस घुस आ नहीं रही थी, आपके हालात भी पतले हो गए, आपने धागा मैन्युफैक्चर करना बंद कर दिया। लेकिन आपके जो कॉन्टैक्ट्स थे, तो आप जो मैन्युफैक्चरर बना रहे थे धागा, उनसे धागा खरीद के आगे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को बेचना शुरू कर दिया, और आपने कमीशन इतना कमाना शुरू कर दिया कि अब कमीशन आपकी मेन इनकम हो गई है। ठीक है, अब आपका रेवेन्यू कमीशन होगा, अब आपका रेवेन्यू यार्न नहीं रहेगा। तो वो कह रहा है कि ये भी क्या है, ये भी क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। ठीक है, ये भी क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। क्लासिफाइंग कमीशन अर्नड, आप पढ़ो जरा, क्लासिफाइंग कमीशन अर्नड एज रेवेन्यू इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस हैविंग प्रीवियसली क्लासिफाइड इट एज अदर ऑपरेटिंग इनकम, एनी अदर इनकम। ठीक हो गया, सही है, चलो। उसके बाद है एंटिटी हैज़ रिक्लासिफाइड डेवलपमेंट कॉस्ट फ्रॉम अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा, डेवलपमेंट कॉस्ट भी जो है ना, ये अब IS 38 का कॉन्सेप्ट है, इसको भी क्रॉस कर दें। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त है, ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। ये मैंने आपको बताया था कि रीवैल्यूएशन मॉडल नॉन करंट एसेट्स पे आप कॉस्ट मॉडल पे थे, लेकिन आपने रीवैल्यूएशन पे स्विच किया, तो दिस इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। एग्जांपल्स में पढ़ा हुआ है, MCQ में आएगा, टिक करवाएगा आपसे। ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, लेकिन इट इज नॉट ट्रीटेड एज पर IAS 8। है तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तभी तो आप देखो ना, हम जब भी रिविजन करते थे, हम सिर्फ उसी साल के अंदर चेंजेस करके सब कुछ सही कर लेते थे, पिछले सालों में तो कोई वापस नहीं जाते थे। क्या ख्याल है, समझ गए ना? तो वो कहते हैं एडॉप्शन ऑफ रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर नॉन करंट एसेट प्रीवियसली हेल्ड एट कॉस्ट, IAS 16 के अंदर इट इज अ चेंज इन पॉलिसी, but it is not treated as accounted for as per IAS 8. It means no retrospective application is required and no disclosure of change in policy is also required. ऐसे ही करते आए, वरना आज तक तो हम पता नहीं यही कर रहे होते, फिर जितने साल वापस जाते हो। खुद सोचो ना, रीवैल्यूएशन के 25 साल पुराना एसेट था, 25 साल बाद रीवैल्यू हो गया, चलो 25 साल पीछे वापस चलो, मुसीबत पड़ जानी थी। ठीक है ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड ने कहा ये है चेंज इन पॉलिसी, माना, लेकिन हम इसे कुछ नहीं कहते, IAS 16 जैसे कहता है वैसे कर लो। ठीक है, IAS 16 कहता है इसको रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई मत करो, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करो। ठीक है, अच्छा जी, डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या मतलब? भाई नोट में क्या कुछ आए, ये ज़रा आप घर से पढ़ना है आपने। ठीक है, कि इसमें जो चीज़ें हैं वो क्या हमने पढ़ी हुई हैं, टिक कर लेना इसको जब बुक आए तो। ठीक है, और दीज आर नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। इसके अंदर वो कहता है जी, आपने स्विच कर लिया, आप पहले प्लांट खरीदा करते थे, ठीक है, और ख़रीद के लगाते थे, फिर आपने सोचा यार इतने सारे पैसे अपने लगा देते हैं, छोड़ो लीज़ पे करा, प्लांट को लीज़ कराते हैं, लीज़ करा के उसको जो है वो हम यूज़ किए जाएंगे, लीज़ के रेंटल्स दिए जाएंगे। तो स्टैंडर्ड कहता है ये आपने प्रीवियसली जो प्लांट परचेज करने की पॉलिसी थी अपनी, इसको चेंज करके प्लांट को आपने लीज पे देने। मुझे पता है क्लास लंबी हो गई है, थोड़ी सी हिम्मत कर लो, कुछ नहीं है, मुफ्त के नंबर हैं, ये आसान आसान बातें हैं, बस 2-3 मिनट और दे दो। ठीक है, तो लीज पे लेना शुरू कर दिया प्लांट को आपने। पहले जो आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को आप खरीद के यूज़ करते थे, अब आप लीज पे लेके यूज़ कर रहे हो, तो ये चेंज इन पॉलिसी नहीं है, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये चेंज इन बिजनेस पॉलिसी तो है, अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। ठीक है, तो सही है। फिर चेंजिंग द, अच्छा ये तो बिल्कुल ही उड़ा दो, कंसोलिडेशन FAR 2 के अंदर है, ये आपने फ़िलहाल नहीं पढ़ना। ये इसलिए रेड कर रहा हूँ चीज़ें कि इनको FAR 2 के बुक से उठाकर इधर रखा गया था, लेकिन चूंकि मैंने इसको भी चेक नहीं किया कि IK अपने इनमें से कौन कौन सा रखा हो, इसलिए सारा रख दिया। पर बता रहा हूँ आपको, FAR 2 में जो चीज़ें एप्लीकेबल हैं वो यहाँ पर नहीं देखना हमने। ठीक है, कहता है जी
application of new accounting policy for transaction event which did not occur previously is not a change in policy, it is simply an application of suitable policy. For example, company has obtained a loan for the first time for qualifying asset, then policy to apply. बड़ी सादा सी बात है भाई, वो कह रहा है जी आज से पहले आपने कभी लोन लिया ही नहीं था जिस पे इंटरेस्ट आता और उसको आप क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में ऐड करते। अब पहली बार आपने लोन लिया, प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया, बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने के लिए I-23 कह रहा है। अब ये चेंज इन पॉलिसी नहीं है, आप कोई आपको आज कहे भाई तुम पहले एसेट कॉस्ट में इंटरेस्ट को ऐड नहीं करते थे ना, आज तुम कर रहे हो ना, तो चलो ये चेंज इन पॉलिसी है रिट्रोस्पेक्टिव। आपने कहा भाई ये सिलेक्शन है, पहली बार है मैंने ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है, ये कोई जो है वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट फर्स्ट टाइम हुई है जो एंटिटी हैज रिसीव्ड इट्स फर्स्ट गवर्नमेंट ग्रांट एंड इज अप्लाइंग द रेफर्ड इनकम मेथड। ठीक है जी, पहली बार जो काम हुआ हो उसके लिए तो फिर अच्छा। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, अच्छा अकाउंटिंग एस्टीमेट को करते हैं हम बाद में। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना, और प्रायर ईयर एरर बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। इसमें फ़र्क क्या है ज़रा देखो अंग्रेजियाँ। प्रायर पीरियड एरर्स क्या होते हैं? दीज आर ओमिशंस और मिस स्टेटमेंट्स। ओमिशन कहते हैं एक चीज़ सिरे से गायब हो जाना, और मिस स्टेटमेंट कहते हैं जी ऑडिट शॉडिट पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, गलत लिख देना। लेकिन ये ओमिशन या मिस स्टेटमेंट ऐसी है, ठीक है, कि जो फेलियर टू यूज इंफॉर्मेशन दैट वर अवेलेबल। अच्छा चलो, प्रायर पीरियड एरर्स आर ओमिशन और मिस स्टेटमेंट फॉर वन और मोर पीरियड बिकॉज ऑफ फेलियर टू यूज इंफॉर्मेशन that was available when financial statement was prepared and could reasonably be expected to have been obtained। क्या मतलब? तो यार आपने एक एसेट को एक्सपेंस आउट कर दिया, अब थोड़ा सा उस वक्त जजमेंट लगाते तो पता भी था कि इतनी अमाउंट है, इसको एसेट बनाना है, गलती से रिपेयर बना रहे हो या मेंटेनेंस बना रहे हो, तो थोड़ी सी जजमेंट लगा के और थोड़ी सी अक्ल लगा के आपको डाटा भी अवेलेबल था, उसको यूज़ कर लेते ना उस वक्त, तो ये गलती ये दिन देखना ही ना पड़ता। वो यूँ कहना चाह रहे हैं बेसिकली। प्रायर एरर क्या है कि जो उस वक्त अवेलेबल इन्फॉर्मेशन भी थी और अगर रीजनेबल जजमेंट लगाते ना, थोड़ी सी अकल लगाते तो आप उसको सही भी कर लेते, तो अगर उस वक्त ऐसा करते तो ये दिन आज देखना ना पड़ता। ये डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, अच्छा फिर ट्रीटमेंट क्या है? रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। यहां एप्लीकेशन नहीं है, रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट है। प्रायर ईयर एरर हो तो रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट भी करते हैं और डिस्क्लोजर भी देते हैं। ठीक है, रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट क्या है जी? करेक्शन ऑफ रिकग्निशन, मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ अमाउंट्स एज इफ प्रायर पीरियड एरर हैड नेवर बीन अकर्ड। जैसे वहाँ कह रहा था ना, पॉलिसी ऐसे अप्लाई करो जैसे हमेशा से एप्लीकेबल थी। यहाँ कह रहा है एरर ऐसे सीखो जैसे कभी एरर हुआ ही नहीं था, जहाँ तक हुआ, जहाँ पे हुआ तो वहाँ से वापस जाके सही करते थे। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रायर ईयर एरर्स, ये तो भाई एक अनथक नॉन स्टॉपेबल अनस्टॉपेबल एक लिस्ट हो सकती है ना। एरर तो कई तरह के हो सकते हैं। ठीक है, इन एग्जांपल्स को आपने पढ़ना है घर पे। डिस्क्लोजर यानी वो जो नोट हमने बनाया था, वो नोट के अंदर ये कुछ था, ये सब पढ़ना है। और उसके अलावा फिलहाल अदर एस्पेक्ट्स को आप ना पढ़ें, ये अदर एस्पेक्ट्स आपको मैं खुद पढ़ाता हूँ, थोड़ी सी थ्योरी रह गई है। ठीक है जी, चेंज इन एस्टीमेट को मैं तो कहता हूँ एक नज़र देख लीजिएगा चेंज इन एस्टीमेट को, और सारे MCQs के ट्राई कीजिएगा। मैं MCQs नहीं पढ़ाऊँगा जब तक कि मैं दरमियान में चेंज इन एस्टीमेट भी पढ़ाना चाहूँ और अदर एस्पेक्ट्स भी पढ़ाना चाहूँ। तो मैं चेंज एस्टीमेट कल इंशाल्लाह 5 से 7 मिनट में, चेंज इन एस्टीमेट 10 मिनट में पढ़ा दूंगा। वो पढ़ा के सारे MCQs के काबिल आप हो जाओगे। जिन MCQs में आपको मसला होगा परसों उनका आंसर मैं आपको करूंगा, लेकिन ये जितनी थ्योरी पढ़ाई है इतनी पढ़ लेनी है। माजरत थोड़ी सी क्लास ज़रा लंबी हो गई है, ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। कैश फ्लो के 2 सवाल होमवर्क में XYZ और नादिर लिमिटेड, इंशाल्लाह आपको हैंड आउट मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।